हेलो स्टूडेंट, जियोपोल आईएएस में आपका स्वागत है। आज हम करंट अफेयर डिस्कस करने जा रहे हैं 22 दिसंबर 2025 के। देखेंगे सोर्स हमारा क्या रहेगा। सोर्स रहेगा द हिंदू, पीआईबी एंड इंडियन एक्सप्रेस। ठीक है, तो देखते हैं, पहले प्रीलिम्स की न्यूज देखते हैं। क्या है प्रीलिम्स रिलेटेड पहला करंट अफेयर। जीआई टैग्ड इंडी लाइम फ्रॉम कर्नाटका इंटर्स ओमान मार्केट विद फर्स्ट एक्सपोर्ट सेगमेंट। ये जीआई ये इंडी लाइम है क्या? जीआई टैग्ड इंडी लाइम ये एक टाइप का नींबू है जो भारत इसको एक्सपोर्ट कर रहा है। कहाँ पर? ओमान में। और ये कर्नाटक में पाया जाता है, कर्नाटक में उगाया जाता है। और किस डिस्ट्रिक्ट में? देखो जरा, ये विजयपुर डिस्ट्रिक्ट में उगाया जाता है ये नींबू। ठीक है, इसके पहले इंडिया इसको कहीं एक्सपोर्ट कर चुका है? हाँ, कर चुका है। देखो, दुबई में कर चुका है, यूनाइटेड किंगडम में इस लेमन को, इस नींबू को एक्सपोर्ट कर चुका है। ठीक है, तो देखते हैं। देखो, ये है वो लेमन। ठीक है, ये जो जीआई टैग लेमन है, नींबू। देखो, अच्छा, ये चर्चा में क्यों है? ये नींबू इस वजह से चर्चा में है क्योंकि रिसेंटली हमने ओमान के साथ सेपा साइन किया है। ठीक है, कंप्रेहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट सेपा साइन किया, इस वजह से ये चर्चा में है। ठीक है, अच्छा, ये इस नींबू की खासियत क्या है? इस नींबू की खासियत ये है, देखो, इसमें क्या है कि इसकी एरोमा मतलब सुगंध, सुगंध खुशबू बहुत अच्छी है। और उसके बाद अच्छा खासा इसमें जूस, रस जिसे कहते हो, वो पाया जाता है। और उसके बाद इसकी लॉन्गर सेल्फ लाइफ है, मतलब जल्दी ये खराब भी नहीं होता है। तो ये इसकी क्वालिटीज है। अब देखें, हम्म और कुछ देखते हैं। अच्छा, एक्सपोर्ट करने का इंडिया में काम काम कौन करता है? कौन एजेंसी एक्सपोर्ट को कराती है? देखो, ये है अपेडा। इसका फुल फॉर्म देखो, द एग्रीकल्चरल प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी। ये एक्सपोर्ट कराने का काम करती है। ठीक है, याद रखोगे। अच्छा, इसके बाद ये किस मिनिस्ट्री के अंदर आती है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंदर आती है। ये फैक्ट याद रखना है। देखो आगे, हम्म तो इसके पहले इस अपेडा ने और भी कुछ कई जीआई टैग्ड प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट कराने में हेल्प की है। जैसे वाराणसी का लंगड़ा दशहरी मैंगो, दार्जिलिंग की टी, बलिया के व्हीट और कई टाइप के जीआई टैग्ड राइस, इनको एक्सपोर्ट कराने के लिए इसने काफी ज्यादा कोशिश की है। ठीक है, एक्सपोर्ट कराया है। अब कुछ की फैक्ट जान लेते हैं। ये जीआई टैग, जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग के बारे में कुछ फैक्ट जान लेते हैं। क्या है ये फैक्ट? देखो, किस प्रोडक्ट को या किस चीज को हम जीआई टैग का स्टेटस देते हैं? देखो, पहले उसको देते हैं जो किसी एक स्पेसिफिक, ठीक है, स्पेसिफिक एरिया में ग्रो होगा। स्पेसिफिक एरिया में ग्रो होगा, उसी को हम जीआई टैग बोलेंगे। ठीक है, उसी को हम जीआई टैग का स्टेटस देंगे और किसी को नहीं देंगे। जैसे मान लो कि दार्जिलिंग की टी है। ठीक है, दार्जिलिंग की जो टी है वो दार्जिलिंग एरिया में ग्रो होती है, उसी को हम जीआई टैग का स्टेटस देंगे और उसी टी को दार्जिलिंग टी कहा जाएगा। आप जैसे मान लो कि हिमाचल में आप चाय ग्रो करो, उसको आप दार्जिलिंग टी के नाम से नहीं बेच सकते हो और उसको जीआई टैग नहीं दिया जाएगा। तो स्पेसिफिक एरिया से रिलेटेड ये प्रोडक्ट होते हैं। ठीक है, तो देखो, ये है तुम्हारे, उनको जीआई टैग का स्टेटस दे दिया जाता है। ये एक टाइप की, देखो, आईपीआर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है। ये किस एक्ट के अंदर गवर्न होता है? वो एक्ट देख लो, जियोग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स रजिस्ट्रेशन प्रोटेक्शन एक्ट 99, इसके अंदर ये गवर्न होता है। ठीक है, तो इंडिया का कौन सा पहला प्रोडक्ट है जिसे जीआई टैग दिया गया? यही है, दार्जिलिंग टी। ठीक है, फर्स्ट जीआई टैग, जीआई स्टेटस जिसको दिया गया था वो दार्जिलिंग की टी है। ये कब दिया गया था? 2004 और 5 में। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट बन जाता है कि कौन से प्रोडक्ट को सबसे पहले इंडिया ने जीआई टैग का स्टेटस दिया था। तो दार्जिलिंग टी। अच्छा, उसके बाद 2025 2025 के भी कुछ प्रोडक्ट हैं जिनको जीआई टैग का स्टेटस दिया गया है। वो सारी लिस्ट बनी हुई है, यहाँ देख लेते हैं वो कौन कौन से हैं। देखो, हम्म देखो, पहला कौन सा है यहाँ पर?
कुंभकोनम बीटल लीफ, ये तमिलनाडु की है। वो रैयूर कॉटन साड़ी, ये भी तमिलनाडु की है। देखो तमिलनाडु के कई सारे प्रोडक्ट को जीआई टैग 2025 में दिया गया है। ठीक है, सारे मैं पढ़ नहीं रहा हूँ, बाकी जो लिस्ट में लिखे हैं तुम पढ़ लेना। उसके बाद और भी किसी स्टेट के देख लेते हैं। वेस्ट बंगाल का देखो, वेस्ट बंगाल का दार्जिलिंग मैंडरिन ऑरेंज, इसको जीआई टैग का स्टेटस दिया गया है। पन्ना डायमंड मध्य प्रदेश के हैं, इनको 2025 में जीआई टैग का स्टेटस दिया गया है। ठीक है, देखो तो इस तरीके से पूरी लिस्ट है, उसको पढ़ लेना। जैसे एक और देख लेते हैं, जैसे ग्वालियर स्टोन क्राफ्ट, ये भी मध्य प्रदेश से है, इसको जीआई टैग का स्टेटस दिया गया है। तो ये इंपॉर्टेंट है 2025 के लिए। ये आ सकता है कि मैच द फॉलोइंग में भी आ सकता है कि कहाँ कौन से स्टेट का कौन सा प्रोडक्ट है जिसे जीआई टैग का स्टेटस दिया गया है। तो इसको याद रखना, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। और खासकर ये जो नींबू है, जो लाइम है, ये जो ओमान हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, इंडी लाइम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि रिसेंट में इस वजह से इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये अभी हमने ओमान के साथ सेपा भी साइन किया है, इस वजह से ये ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो उसको खासकर याद रखना। ठीक है, तो ये न्यूज कवर हो जाती है। देखो, हम्म, और इसका सोर्स क्या रहेगा? पीआईबी। ठीक है, सोर्स इसका पीआईबी है। नेक्स्ट देखते हैं, स्वनिधि एम्पावरिंग स्ट्रीट वेंडर, ये स्कीम क्या है? स्वनिधि, देखो जरा, पीएम स्वनिधि, ये एक्चुअली क्या है कि ये अर्बन एरिया में जो स्ट्रीट वेंडर होते हैं, ठीक है, रेडी वाले जिन्हें कहते हो, उनको कोरोना में उनका काम ठप हो गया था, उस काम को रीस्टार्ट कर सकें, दोबारा स्टार्ट कर सकें, उसके लिए एक स्कीम शुरू की गई थी, जिसको जिसमें लोन दिया जाता था ये स्ट्रीट वेंडर्स को। ठीक है, रेडी वालों को, इनको लोन देने के लिए स्कीम शुरू करी थी सरकार ने कोरोना में। अभी इसको बढ़ा भी दिया गया है, बढ़ा दिया गया है 2030 तक। ठीक है, और इसको रीस्ट्रक्चर भी किया जा रहा है, मतलब लोन लोन का जो अमाउंट है उसको भी बढ़ाया गया है। इस वजह से ये चर्चा में है। देखो जरा, देखो क्या है, रीस्ट्रक्चरिंग स्वनिधि स्कीम। देखो क्या है, इनहेंस लोन लोन स्ट्रक्चर, इसको इनहेंस किया गया है। पहले देखो कितना, पहले 10,000 दिया जाता था, पहले इंस्टॉलमेंट में 10,000 दिया जाता था, अब कितना कर दिया गया है? 15,000। ठीक है, अब कितना कर दिया गया है? 15,000 कर दिया गया है पहले इंस्टॉलमेंट में, 3 इंस्टॉलमेंट में मिलता है। सेकंड में देखो, पहले कितना था? 20,000 था, अब कितना कर दिया गया है? 25,000। ठीक है, और थर्ड जो इंस्टॉलमेंट होती है थर्ड में, ये 50,000। ठीक है, तो ये 3 इंस्टॉलमेंट में किसानों को दिया जाता, किसानों सॉरी, ये रेडी वालों को दिया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो जरा, लिसन, ये यूपीआई लिंक भी है। यूपीआई लिंक मींस आपको डायरेक्ट आपके मोबाइल पे अकाउंट पे लोन मिल जाएगा। ठीक है, अच्छा, इसमें एक और चीज भी है, कैशबैक इंसेंटिव भी मिलेगा आपको। ठीक है, कैशबैक भी मिलेगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर कुछ और चीजें देखते हैं। ये तो हमने देख लिया कितनी इंस्टॉलमेंट में दिया जाता था। ठीक है, अब उसके बाद लोन को अमाउंट को भी बढ़ाया गया है। अच्छा, ये कौन सी मिनिस्ट्री इसको इम्प्लीमेंट करवाती है, ये इंपॉर्टेंट है। देखो, ये इम्प्लीमेंट करवाने वाली मिनिस्ट्री है, उसका नाम है मिनिस्ट्री ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर। ये इस स्कीम को इम्प्लीमेंट करवाती है, ये मिनिस्ट्री याद रखना, और डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंस, ये मिलके इस स्कीम को इम्प्लीमेंट करवाते हैं। देखो, हम्म, ये याद रखना है। अब आगे देखते हैं, ये मिनिस्ट्री इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखोगे। डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विस के अंदर ही आता है। ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है कि कौन सी मिनिस्ट्री पीएम स्वनिधि स्कीम को लागू करवाती है, इंप्लीमेंट करवाती है। इंपॉर्टेंट है, आगे देखते हैं। देखो, और क्या है इसमें, अच्छा, जो भी इस वेलफेयर स्कीम फॉर पीएम स्वनिधि बेनिफिशियरीज मींस लाभार्थी, जो भी स्कीम के लाभार्थी हैं, ठीक है, उनको और क्या और कौन कौन सी स्कीम के अंदर बेनिफिट मिलेगा? देखो,
पीएम जीवन ज्योति बीमा योजना, पीएम सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जन धन योजना, रजिस्ट्रेशन अंडर बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन वर्कर, इसके अंदर पीएम श्रम योगी मान धन योजना, वन नेशन वन राशन कार्ड, जननी सुरक्षा योजना, पीएम मातृ वंदना योजना, इसके अंडर, इन स्कीम के अंडर भी इन बेनिफिशियरी लाभार्थी को एडवांटेज मिलेगा यहाँ पर। ठीक है, अब देखो, अब ये स्कीम के बारे में कुछ फैक्ट और याद रख लेंगे। पीएम स्वनिधि के बारे में एक्चुअली क्या है कि ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम है और माइक्रो क्रेडिट, ठीक है, माइक्रो क्रेडिट अभी देखा हमने, ठीक है। कम लोन दिया जाता है, कम लोन इन द सेंस, ठीक है, ये कितना देखो, अब इसको बढ़ा दिया गया है 15,000, ठीक है, 25,000 और 50,000, इस वजह से कहते हैं माइक्रो क्रेडिट, ठीक है। जो स्ट्रीट वेंडर हैं इनको एम्पावर करने के लिए, ठीक है, ताकि ये अपना बिजनेस दोबारा स्टार्ट कर सकें, ठीक है, और इसको बढ़ा भी दिया गया, हमने देखा ही। अच्छा, एक और चीज है इसमें, यूपीआई लिंक रुपए क्रेडिट कार्ड इनको दे दिया जाएगा, किनको, अगर वो लोन की इंस्टॉलमेंट, ठीक है, जो सेकंड इंस्टॉलमेंट है वो टाइम पे रिपे कर देते हैं। अगर लोन की सेकंड जो इंस्टॉलमेंट है, जब देने का टाइम, अगर वो टाइम पे रिपे कर देंगे तो इनको यूपीआई लिंक रुपे क्रेडिट कार्ड दे दिया जाएगा, ठीक है। इस स्कीम का सोर्स क्या था, पीआईबी। इंपॉर्टेंट है कि ये पीएम स्वनिधि स्कीम किसके लिए है और कब तक इसको एक्सटेंड किया गया है और इसकी मिनिस्ट्री क्या है, ये 3 फैक्ट इंपॉर्टेंट हो जाते हैं प्रीलिम्स के लिए खासकर, ठीक है। अब आगे देखो जरा, देखो, नेक्स्ट है, इंडिया नीदरलैंड साइन मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग टू कोलैबोरेट ऑन नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स NMHC एट लोथल इन गुजरात। तो एक्चुअली है क्या ये, इंडिया और नीदरलैंड ने मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है, किस चीज के लिए, ये देखो, NMHC ये है क्या, नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स, ये लोथल गुजरात में है, अभी बताएंगे है क्या। और उसके बाद यहाँ पर देखो, नेशनल मैरीटाइम म्यूजियम इन एम्स्टर्डम, एम्स्टर्डम क्या है, ये नीदरलैंड की कैपिटल है, यहाँ जो म्यूजियम है, ये दोनों जो म्यूजियम्स हैं ये कोऑपरेट करेंगे, किसमें कोऑपरेट करेंगे, कि हमारे इंडिया में जो लोथल में म्यूजियम बनाया गया है उसको, उसमें किस तरीके से उसमें जो चीजें रखी गई हैं उसको प्रिजर्व करना है, ठीक है, उसके लिए ये लोग दोनों मिलके कोऑपरेशन करेंगे, ठीक है। अब देखो जरा, समझते हैं, देखो, अब एक्चुअली ये मैरीटाइम म्यूजियम, नेशनल मैरीटाइम म्यूजियम इन एम्स्टर्डम, ठीक है, और हमारा NMHC, इन्होंने इन्होंने मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है, बिल्कुल ठीक है। एक्चुअली इसमें है क्या, अब देखो, आगे देखेंगे एक्चुअली है क्या, देखो, एक्चुअली यहां से समझो, एक्चुअली है क्या कि हमारे यहाँ पहले समझो, जब इंडस वैली सिविलाइजेशन था, सिंधु घाटी सभ्यता, वहां पर लोथल में एक पोर्ट था, ये सबको पता है, डोकयार्ड पोर्ट 2600 BC के राउंड में था। तो सिंधु घाटी की सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन, वहां से चीजों को एक्सपोर्ट किया जाता था, उस समय का वो पोर्ट था, इंपोर्ट एक्सपोर्ट वहां से होता था। तो हम उन्हीं चीजों को प्रिजर्व करेंगे, उस समय वहां के जो डोकयार्ड थे, बंदरगाह, जो शिप थे, जो समय की बोट थी, उस समय पास्ट से लेके, उस समय पास्ट से लेके आज तक की जितनी प्रेजेंट की चीजें हैं उन सबको प्रिजर्व करेंगे इसमें, जो मतलब ये मैरी टाइम से रिलेटेड है। मैरी टाइम मीन्स ये ओशन के थ्रू जो हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं, सामान को लाना जाना, बोट शिप, इन सबको प्रिजर्व करेंगे, ठीक है। तो इसके लिए ये एग्रीमेंट साइन किया गया है, याद रखना है हमें, ठीक है। देखो, हम्म, लोथल गुजरात में है, आगे देखेंगे। अच्छा, इसकी मिनिस्ट्री कौन सी है, मिनिस्ट्री इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे, मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज, ठीक है, ये सागरमाला प्रोग्राम के अंडर में आएगी, ठीक है। तो इसकी मिनिस्ट्री इंपॉर्टेंट हो जाती है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ठीक है। और ये म्यूजियम कहाँ पर है, लोथल में है, ये प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, लोथल गुजरात में है, ठीक है।
गुजरात में है ये। उसके बाद देखो जरा, ये देखो लोथल पोर्ट था ना, इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम पोर्ट टाउन था, और वर्ल्ड का, दुनिया का सबसे ओल्डेस्ट डॉकयार्ड है, बंदरगाह है। 2600 बीसी से स्टार्ट हो गया था। ठीक है, तो इसमें जो भी चीजें थी उसको प्रिजर्व करके रखने के लिए ये दोनों देशों ने मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है, एग्रीमेंट साइन किया है। ठीक है, याद रखोगे। इसका सोर्स क्या है? पीआईबी। ठीक है, इंपॉर्टेंट न्यूज है ये, डायरेक्ट आ जाता है प्रीलिम्स में कि ये लोथल कहाँ पर है, गुजरात में। ठीक है, आगे देखो। हाँ, ये पर्सन इन न्यूज के नाम पे है। देखो, पैराप्लेजिक इंजीनियर बिकम द फर्स्ट व्हील चेयर यूजर टू ब्लास्ट इनटू स्पेस। एक्चुअली ये है क्या न्यूज? देखो, एक्चुअली है क्या, देखो, यो पैराप्लेजिक इंजीनियर बिकम फर्स्ट द व्हील चेयर यूजर टू ब्लास्ट इनटू स्पेस। ये विमेन है। ये एक्चुअली क्या, इनका नाम क्या है? माइकेला मिची बेंतोस। ये 33 ईयर ओल्ड है। एक्चुअली क्या है, ये जर्मन की एरोस्पेस इंजीनियर रही हैं, और इनके साथ एक एक्सीडेंट हो गया था जिसमें इनके पैर खराब हो गए थे, इंजरी हो गई थी। तो ये व्हील चेयर पे इनको बैठना पड़ा, पैर खराब हो गए, चल नहीं पा रही, व्हील चेयर पे बैठना पड़ा। मगर इन्होंने एक रिकॉर्ड बनाया है, ये पहली ऐसी व्हील चेयर में जिनका पैर खराब हो गया है, व्हील चेयर में बैठने वाली वीमेन है जो स्पेस में गई हैं। ठीक है, तो इतना बस याद रखना है इनका नाम। ठीक है, एग्जाम में, वनडे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि ये कौन है। ठीक है, तो याद रखेंगे ये। देखो, क्लियर, ये स्पेस में जाने वाली पहली, ठीक है, व्हील चेयर, ठीक है, एस्ट्रोनॉट बनी है। ठीक है, अच्छा, किससे गई है ये? ब्लू ओरिजन न्यू शिपयार्ड NS-37, ठीक है, सब ऑर्बिटल मिशन, ये यहाँ से इस मतलब, ठीक है, स्पेस क्रॉप से गई है ये। ठीक है, याद रखोगे, बस इनका नाम इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इस न्यूज में एक और चीज इंपॉर्टेंट है, इस न्यूज में एक्चुअली एक चीज इंपॉर्टेंट है, कर्मन लाइन क्या है? क्योंकि जब कोई भी सैटेलाइट, स्पेस मिशन स्पेस में जाता है तो कर्मन लाइन को क्रॉस करता है। ये कर्मन लाइन है क्या, इसको देखते हैं। देखो, यहां से देखो, ये देखो, कर्मन लाइन is the internationally recognized boundary between the earth atmosphere and outer space। मीन्स कर्मन लाइन एक बाउंड्री है, मीन्स ये कर्मन लाइन एक बाउंड्री है। यहाँ पर आपका अर्थ का एटमॉस्फेयर होगा और ऊपर आउटर स्पेस। ठीक है, आउटर स्पेस, इसके बीच में जो बाउंड्री है यही है कर्मन लाइन। ठीक है, ये कितने ऊपर है? ये देखो, 100 किलोमीटर ऊपर है मीन सी लेवल से। बस इतना याद रखना है। ठीक है, ये कर्मन लाइन है क्या और कितने हाइट पे है, बस। अच्छा, ये जो स्पेस शिप था इनका, वो रीयूजेबल है, मतलब दोबारा भी इसको यूज किया जा सकता है। ठीक है, बस इतना याद रखना है। ठीक है, इनका नाम याद रखना है, और इस न्यूज में ये कर्मन लाइन क्या है, बस दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, बस इसके अलावा इसमें कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं है। और इसका सोर्स क्या है? इंडियन एक्सप्रेस। ठीक है, हम्म, तो ये न्यूज हो जाती है। अब टेक्स्ट देखते हैं। हाँ, नेक्स्ट हमारी न्यूज क्या है, देखो, पढ़ो। बंगाल रिनेम्स कर्माश्री स्कीम एज महात्मा श्री फ्रॉम नेक्स्ट फिस्कल ईयर। एक्चुअली है क्या, बंगाल की असेंबली ने ये कर्माश्री स्कीम का नाम बदल के महात्मा श्री करने का डिसीजन लिया है। एक्चुअली ये है क्या, इसका बैकग्राउंड जान लो। जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक बिल पास किया है, वीबी जी राम जी बिल। उस बिल में क्या है कि ये जो MG नरेगा स्कीम थी, इसको बदल के इसका नाम क्या रखा जाएगा? वीबी जी राम जी बिल। तो इसकी वजह से बंगाल की असेंबली ने महात्मा गांधी के नाम को जिंदा रखने के लिए अपनी स्कीम का नाम बदल दिया है। ठीक है, देखो जरा, ये है, ये देखो लिखा है, बंगाल रिनेम कर्माश्री, ठीक है, टू महात्मा श्री आफ्टर पार्लियामेंट पासेस विकसित भारत वीबी जी राम जी बिल। इस वजह से इसका नाम बदल दिया गया महात्मा श्री। याद रखना, ये बंगाल की स्कीम है। देखो, लिसन,
तो थोड़ा और कुछ देख लेते हैं इसके बारे में, इस स्कीम के बारे में। ये वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने लॉन्च की थी, और ये वही है, रूरल एरियाज में अनस्किल्ड एम्प्लॉयमेंट देने के लिए ये स्कीम लॉन्च की गई थी, और इसका नाम तो ऑब्वियस सी बात है महात्मा श्री कर दिया गया है। अब देखो जरा और कुछ हाईलाइट देख लेते हैं इसके बारे में। देखो ये कब लॉन्च की गई थी? 2024 में बंगाल असेंबली ने लॉन्च की थी। हालांकि एक चीज है इसमें से, ये देखो, ये उन्हीं लोगों को अनस्किल्ड काम मिलता था जिनके पास एमजी नरेगा का कार्ड होता था, उनको इस स्कीम के थ्रू मतलब एम्प्लॉयमेंट मिलता था, अनस्किल्ड एम्प्लॉयमेंट। 100 डेज का मिलता, पहले तो 50 डेज का ही था, अब 100 डेज का कर दिया है सरकार ने। ठीक है, ये देखो, पहले तो 50 डेज का था, अब 100 डेज का कर दिया है। ठीक है, तो ये न्यूज इंपॉर्टेंट है। आप देखो जरा। अच्छा, और ये इम्प्लीमेंट कैसे की जाती है? ग्राम पंचायत और ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिस के थ्रू ये इम्प्लीमेंट की जाती है। तो बस यही पूछा जाएगा कि ये जो कर्मा श्री स्कीम है, इसका नाम महात्मा श्री रखा गया है, ये कौन सी स्टेट से इसका रिलेशन है? तो वेस्ट बंगाल। बस इतना याद रखना है इसमें, इस न्यूज में और ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं। आप देखो जरा नेक्स्ट। नेक्स्ट है, इसरो कंडक्ट फ्रेश टेस्ट टू चेक पैरासूट सिस्टम टू ब्रिंग बैक गगनयान एस्ट्रोनॉट। देखो एक्चुअली इस न्यूज में है क्या, बता देता हूं मैं। हमारा इसरो जो है, इसरो एक्चुअली ये गगनयान मिशन 2027 में भेजने की प्लानिंग की है। इसमें हम एस्ट्रोनॉट को भेजेंगे स्पेस में, इंडिया के एस्ट्रोनॉट को स्पेस में भेजेंगे। तो अब भेजेंगे तो उनको रिटर्न कैसे लाया जाए? अब उनको भेजेंगे, ठीक है, लो अर्थ ऑर्बिट में भेजा जाएगा, लो अर्थ ऑर्बिट में भेजा जाएगा इनको, लो अर्थ ऑर्बिट में भेजा जाएगा 400 किलोमीटर की हाइट पर, यहाँ भेजा जाएगा। अब इनको वापस कैसे लाया जाए? इनको सेफ वापस लाने के लिए ये टेस्ट किया है, ये टेस्ट परफॉर्म किया है इसरो ने। ठीक है, कि कैसे उनको वापस लाया जाए, बस यही है इसमें से। देखो जरा कैसे, ये देखो टेस्ट परफॉर्म किया इसरो ने। यस। अच्छा, देख लो ये टेस्ट परफॉर्म किस जगह पर किया गया है, एक्सपेरिमेंट कहाँ किया गया है, ये देखो यहाँ पर। ये 18 से 19 दिसंबर में किया गया है। ये रेल ट्रैक रॉकेट स्लेड आर टी आर एस फैसिलिटी ऑफ डीआरडीओ टर्मिनल बैलिस्टिक रिसर्च लेबोरेटरी TBRL चंडीगढ़ में। ठीक है, चंडीगढ़ में ये किया गया है। बाकी ये इतना, ये फैक्ट इंपॉर्टेंट नहीं है ये सारी चीजें, बट ये टेस्ट किस लिए किया गया है ये याद रखना है इसमें से। और गगनयान, ठीक है, गगनयान मिशन में जो भी एस्ट्रोनॉट जाएंगे उनको वापस लाने के लिए किया गया है। ठीक है, डिफरेंट टाइप के पैराशूट टेस्ट किए गए हैं, ये भी उतना इंपॉर्टेंट है नहीं। ठीक है, इतना सब पूछा नहीं जाता है कौन कौन सा पैराशूट था कौन सा नहीं था। ठीक है, बस याद रखोगे ये गगनयान के बारे में, इतनी न्यूज इंपॉर्टेंट थी। आगे देखते हैं नेक्स्ट, कुछ की फैक्ट देख लेते हैं गगनयान के बारे में। ये देखो, गगनयान इंडियाज फर्स्ट ह्यूमन स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम। फर्स्ट टाइम हम अपने एस्ट्रोनॉट को स्पेस में भेजेंगे गगनयान। ठीक है, कहाँ भेजेंगे? लो अर्थ ऑर्बिट, 400 किलोमीटर की हाइट पे हम इनको लेके जाएंगे। ठीक है, वैसे 2027 का प्लान है। ठीक है, इतना याद रखना है। अच्छा, ये तो हो गया गगनयान से रिलेटेड। इसरो का एक और थोड़ा अचीवमेंट है, इसरो एक और चीज प्लानिंग कर रहा है। देखो ये क्या है, इसरो प्रिपेयर कर रहा है किसके लिए? नेक्स्ट हैवी मिशन यूजिंग, ये जो इसरो का लॉन्च व्हीकल है ना, जो प्रीवियस क्लास में हमने पढ़ा था, ठीक है, LVM-3, ये ना, ठीक है, एक और यूएस की एक कंपनी है, उसका जो मतलब सैटेलाइट है काफी हैवी है, ब्लू बर्ड ब्लॉक 2, इसको लॉन्च करेगा। ठीक है, तो इस वजह से ये भी इसरो इस पे प्लानिंग कर रहा है, ये भी याद रखना। देखो ये कम्युनिकेशन सैटेलाइट है, और यूएस कंपनी AST साइंस लो अर्थ ऑर्बिट में भेजा जाएगा। ठीक है, तो इसमें इसरो का जो लॉन्च व्हीकल है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, तो याद रखेंगे ये। और अब हम देखते हैं एक और चीज है। देखो ये न्यूज, IIT कानपुर मोबाइल लैब एंड AI टू मैप सोल्यूशन फॉर एयर पोल्यूटेंट इन दिल्ली।
एक्चुअली क्या है, दिल्ली में तो एयर पोल्यूशन की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है। न्यूज़ में हमने देखा ही किस तरीके से एयर क्वालिटी इंडेक्स दिल्ली में बहुत खराब हो गया है, ठीक है? तो उसको, उस पोल्यूशन की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए किस तरीके से उसको सॉल्व किया जाए, पोल्यूशन होने के क्या कारण हैं, उसका सॉल्यूशन निकालने के लिए ये आईआईटी कानपुर ने ये प्रोग्राम शुरू किया है। क्या है देखो ज़रा, पहले तो ये देखें कि दिल्ली में ये पोल्यूशन होने के कारण है क्या एक्चुअली, क्या वजह है? देखो पहले तो समझो, ये समझो। व्हाट कॉजेस पोल्यूशन इन इंडो गंगेटिक प्लेन, ठीक है? नवंबर नवंबर दिसंबर के महीने में सिचुएशन क्यों खराब हो जाती है इंडो गंगेटिक प्लेन में? दिल्ली तो आएगा ही, हमारा जो गाजियाबाद का एरिया है, जो वेस्टर्न यूपी, वहां भी सिचुएशन बहुत खराब है। तो पहले तो यहाँ पर देखिए, एक तो पहला ये रीजन बताता है कि वेदर कंडीशन, इन्वर्जन लेयर, ये है क्या? देखो क्या है, जैसे नवंबर आता है ना, तो नीचे का जो ग्राउंड है, ये जो ग्राउंड है, ये जो ग्राउंड है, ये ग्राउंड है, ये हो जाता है कोल्ड, ग्राउंड कोल्ड हो जाता है। और ये जो ऊपर का लेयर है, ये ऊपर का जो लेयर है, ये वार्म रहता है। तो ये ऊपर का लेयर जो वार्म रहता है, तो क्या होता है, एयर का मिक्सिंग नहीं हो पाता है, मतलब जो पार्टिकल्स है ना, ये डस्ट पार्टिकल, ये पोल्यूटेंट पार्टिकल, ये ऊपर जा नहीं पाते हैं, ये ग्राउंड में ही पड़े रहते हैं और वही पोल्यूशन करते हैं। तो एक तो ये प्रॉब्लम है कि इसे क्या कहते हैं, वेदर कंडीशन, ठीक है? इन्वर्जन लेयर, ये देखो पोल्यूटेंट, एयर पोल्यूटेंट लाइक व्हीकल के जो एमिशन होते हैं, इंडस्ट्रियल स्मोक होता है, ये सरफेस पे ही पड़े रहते हैं और ये ऊपर नहीं निकल पाते हैं, तो इस वजह से दिल्ली और दिल्ली के आसपास का एरिया और चोक हो जाता है, ठीक है? उसके बाद नेक्स्ट देखो, स्टबल बर्निंग तो एक प्रॉब्लम है ही, स्टबल बर्निंग, जो पंजाब हरियाणा वेस्टर्न यूपी में जो किसान है धान की फसल उगाते हैं, एक्चुअली उसका जो स्टबल है, अब उनको अगले फिर गेहूं बोना होता है, तो उसको अगर हाथ से हटाएंगे तो बहुत टाइम चला जाता है, तो वो उसमें आग लगा देते हैं। अब आग लगाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है, उसका जो धुआं है, वो धुआं पूरा दिल्ली को चोक कर देता है। एक तो ये प्रॉब्लम बनी हुई है सबसे बड़ी। उसके बाद क्या है, ईयर राउंड और पूरे साल दिल्ली में पोल्यूशन भाई तो रहता ही है। उसमें देखो क्या है कि इतनी गाड़ियां चलती हैं, ठीक है? पावर प्लांट इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए, उसके बाद इतनी पॉपुलेशन है वहां पर, ठीक? तो ये जो डस्ट है वो उड़ती रहती है, वो तो प्रॉब्लम करती है। और उसके बाद सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये दो सिचुएशन कर देती है, तो इस वजह से दिल्ली पूरा चौक हो जाता है। ये एक वजह है पोल्यूशन की, और भी कई वजह है, बट ये तीन यहाँ पर हाईलाइट की गई है। देखो जरा। हम्म तो ये आईआईटी कानपुर करेगा क्या? देखो, रिसर्चर फ्रॉम आईआईटी कानपुर ये क्या करेंगे, ये डिप्लॉय करेंगे कि एक हाई एंड लैब ऑन व्हील एंड एआई मॉड्यूल, मतलब एक वैन होगी भाई, एक वैन होगी, उस वैन पे ये वैन मतलब मूवेबल होगी, भाई जाएगी और ये क्या करेगी, देखेगी कि भाई कहाँ पर ज्यादा पोल्यूशन है, वैन मतलब कब, वेयर एंड वाई, पोल्यूशन पीक अकर क्यों हो रहा है। जैसे तुम्हारा कह सकते हैं कि यहाँ पर दिल्ली एनसीआर में ये गाजियाबाद वाला एरिया, गाजियाबाद का ये कह सकते हो आनंद विहार वाला एरिया, ठीक है? आनंद विहार में या द्वारका, दिल्ली में द्वारका वाला एरिया, इन एरिया में, और मतलब दिल्ली के अदर एरिया जहां पर ज्यादा पोल्यूशन हो रहा है, वहां पर ये जाएगी और मेजर करेगी इतना पोल्यूशन हो क्यों रहा है यहाँ पर, क्या इसके सोर्स हैं, और उस हिसाब से ये रियल टाइम, ठीक है, सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करेंगे, ठीक है? तो ये आईआईटी कानपुर के रिसर्चर ने ये मतलब प्लान बनाया है कि किस तरीके से हम वहां पर पहचानेंगे कि कहाँ से क्यों, ठीक है, पोल्यूशन हो रहा है, उसका सोल्यूशन क्या निकाला जाए, ठीक है? तो बस इतना याद रखना है। ये देखो, ये कैंपेन चलाएगा कौन, एआई सेंटर फॉर एक्सीलेंस सस्टेनेबल डेवलपमेंट सिटीज, ये है, ठीक है? ये इसको चलाएगा। ये देखो लिखा है, ये कस्टमाइज वैन होगी, हाई रेजोल्यूशन रियल टाइम फ्लाइट एरोसोल मास, मास स्पेक्ट्रोमीटर, ठीक है? तो रियल टाइम प्रॉब्लम को समझेगी और उसका सोल्यूशन निकालेगी। तो बस इतना ही इसमें याद रखना है कि ये जो वैन है, ये तो दिल्ली में पोल्यूशन की प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करेगी और आइडेंटिफाई करेगी कहाँ से कितना पोल्यूशन हो रहा है। ये किसने बनाई है, आईआईटी कानपुर ने। बस इतना याद रखना है, इसमें और ज्यादा कुछ न्यूज इंपॉर्टेंट है नहीं, ठीक है? आगे देखते हैं। देखो, तो यहाँ पर नोट बना लेंगे, यहाँ पर स्टूडेंट अपना नोट्स बना लेंगे, आज के जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, ठीक है? तो सारे नोट लिख लेंगे तो रिवीजन करने में आसानी होगी, इतनी सारी डिटेल पढ़नी नहीं पड़ेगी, ठीक है? टाइम बचेगा। चलो अब आगे देखते हैं।
देखो प्रीलिम्स की तो जो न्यूज थी वो तो हो गई है, अब देखते हैं मेंस की न्यूज। मेंस से रिलेटेड क्या है? अनलॉकिंग पोटेंशियल ऑफ इंडिया अफ्रीका इकोनॉमिक टाइज। एक्चुअली क्या है कि हम ना इंडिया अफ्रीका के साथ अपने इकोनॉमिक रिलेशन बढ़ाना चाहती है। इकोनॉमिक रिलेशन इन द सेंस वहां पर हम ट्रेड बढ़ाना चाहते हैं ताकि हमारा एक्सपोर्ट बढ़ सके। अभी रिसेंट में हमने देखा हमारे पीएम मोदी इथियोपिया की विजिट पे गए थे, ठीक, इथियोपिया गए हुए थे। तो इस वजह से हम ट्रेड पार्टनरशिप को बढ़ाना चाहते हैं और बढ़ाने की जरूरत भी है, क्योंकि देखो यूएसए का मार्केट और कह सकते हो कि यूरोप के मार्केट वो सैचुरेटेड हो गए हैं, वहां पर उतना स्कोप है नहीं है इंडियन प्रोडक्ट्स का। तो हम चाहते हैं कि अगर अफ्रीका में हमारी ये जो मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट हो जाए और वहां पर ठीक है हमारा एक्सपोर्ट होने लगे, तो वह एक तो वहाँ के लोकल जो कंज्यूमर है उनके लिए हम प्रोडक्ट प्रोवाइड कर सकते हैं, और दूसरी वहां से क्या है ना हम यूरोपियन कंट्रीज अमेरिका में भी कुछ अपने प्रोडक्ट पहुंचा सकते हैं। तो इस मेंस के न्यूज में इसके बारे में समझते हैं, ठीक है, देखते हैं। देखो देखो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी देखो जुलाई 2025 में कहाँ गए थे? घाना और नामीबिया, ये दो कंट्री विजिट किया था इन्होंने, मोदी जी ने। उसके बाद इथियोपिया, तो ऑब्वियस सी बात है, अभी रिसेंट में ही अभी विजिट किया इन्होंने। तो अब यहाँ पर एक और चीज इंपॉर्टेंट है, देखो जरा। तो इस तरीके से हम चाहते हैं कि इंडिया और अफ्रीका की जो इकोनॉमिक रिलेशन है वो थोड़े बड़े हैं। एक और चीज है कि हमने ना जब 2023 में G20 की प्रेसिडेंसी होस्ट करी थी इंडिया ने, तो इसमें हमने ना G20 में अफ्रीकन यूनियन को भी शामिल करा दिया था, मतलब इंडिया का उसमें इंपॉर्टेंट रोल था। तो इस वजह से चाहता है कि इंडिया ना अफ्रीका के साथ अपनी पार्टनरशिप को एक्सपेंड करे और जिससे हमारे एक्सपोर्ट को बढ़ावा मिले, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा मिले। देखो ये देखते हैं, ट्रेड विद आउटसाइड पार्टनर अफ्रीका लार्जेस्ट एक्सपोर्ट। अफ्रीका का लार्जेस्ट एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन है क्या? अफ्रीका कहाँ पर अपने प्रोडक्ट को सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट करता है? देखो जरा, यूरोपियन यूनियन में इतने डॉलर करता है, डेटा याद नहीं रखना है, जस्ट यूरोपियन यूनियन को ज्यादा करता है। उसके बाद रेस्ट ऑफ वर्ल्ड को इतना है, चाइना को देखो इतना है, ठीक है, और अफ्रीका विद इन अफ्रीका, और ये इंडिया का डेटा देखो इतना है, ठीक है। चाइना का देखो 73.9 है, इंडिया का 32 है, एक तो ये है। उसके बाद है अफ्रीका के इंपोर्ट डेस्टिनेशन कौन सा है, मतलब कहाँ से इंपोर्ट करता है। देखो चाइना का देख लेते हैं पहले। चाइना का देखो 111.6 बिलियन डॉलर है। इंडिया से कितना इंपोर्ट करता है? ये देखो इंडिया का काफी कम है, 27.9। यूरोपियन यूनियन से तो काफी ज्यादा है। यूरोपियन यूनियन में कंट्री भी बहुत सारे आते हैं, 161.8, ठीक है, इतना है। ये आईएमएफ का डेटा है, देखो जरा। एक्चुअली यहाँ पर बैकग्राउंड समझते हैं, बैकग्राउंड एंड रेसलेन है क्या। देखो फाइनेंशियल ईयर 2024 में नियरली 40% जो इंडिया का एक्सपोर्ट था ये यूएसए और ईयू के मार्केट में गया था। और देखो यूएसए और ईयू का मार्केट ना सैचुरेटेड हो रहा है, डोनाल्ड ट्रंप ने देखो कैसे टैरिफ बढ़ाए हैं। तो इस तरीके से हमारा जो एक्सपोर्ट है वहां पर बहुत ज्यादा मतलब चांस नहीं है कि बढ़े, मतलब बहुत ज्यादा नहीं बढ़ सकता। तो इस वजह से हम चाहते हैं ना कि हम दूसरा मार्केट ढूंढें, कोई अल्टरनेटिव ढूंढें। उसके लिए अफ्रीका एक बेस्ट डेस्टिनेशन हो सकता है। देखो जरा, तो अफ्रीका एक हमारे लिए एक्सपोर्ट के लिए बेस्ट डेस्टिनेशन हो सकता है। क्यों? वजह क्या है? अफ्रीका की पॉपुलेशन यंग है, अर्बनाइजेशन बहुत ज्यादा हो रहा है और कंज्यूमर बेस बढ़ रहा है, डिमांड बढ़ रही है, तो ऑब्वियस सी बात है हमारे लिए यहाँ मार्केट को में अपनी रीच बनाना एक अच्छा कदम हो सकता है, ठीक है। देखो उसके बाद कुछ और डेटा देख लेते हैं। अफ्रीका का इंडिया ना फोर्थ लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है, अभी फोर्थ है। हम चाहते हैं इसमें सेकंड बन जाए चाइना के बाद, चाइना, ठीक है, चाइना का बहुत यहाँ पर तगड़ा मतलब ट्रेड होता है। अब यहाँ पर देखो इंडिया का कितना बायलेटरल ट्रेड है, देखो 100 बिलियन डॉलर, और इधर चाइना का देखो 200, चाइना का जस्ट डबल है।
ठीक है, तो हम यहाँ पर जाते हैं चाइना के बाद सेकंड नंबर पे हम आ जाए। आप देखो जरा, स्ट्रेटेजिक पिलर फॉर अनलॉकिंग इंडिया अफ्रीका इकोनॉमिक पोटेंशियल। भाई अब करोगे कैसे है, मतलब क्या तरीका हम लगाएं कि हम यहाँ पर अपने एक्सपोर्ट को बढ़ा सके यहाँ पर। ठीक है, चाइना के बाद सेकंड नंबर पे आए, कुछ स्ट्रेटेजी तो लगानी पड़ेगी, कुछ पिलर होंगे आपके ना। तो ऐसे 5 पिलर को डिस्कस करते हैं कि ये 5 पिलर हैं क्या, जिस तरीके से हम इंडिया अपनी रीच या प्रेजेंस अफ्रीका के मार्केट में बढ़ा सकता है। देखो, पहला क्या है, द ट्रेड लिबरलाइजेशन एंड मार्केट एक्सेस। पहला तो पॉइंट यही है, ट्रेड लिबरलाइजेशन करो और मार्केट एक्सेस। इसके बारे में थोड़े पॉइंट समझते हैं, इसमें 2-3 बातें लिख देना। क्या है, देखो, पहले समझो कि रिड्यूस करो टैरिफ और नॉन टैरिफ बैरियर। भाई सिंपल सी बात है, आप टैरिफ कम करो, नॉन टैरिफ बैरियर कम करो, तभी हमारा तो एक्सपोर्ट बढ़ेगा यहाँ पर। ये भी कर सकते हैं, पीटीए प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट साइन कर सकते हैं, सेपा भी साइन कर सकते हैं। तो ये 3 पॉइंट याद रखना है इसमें से। एक और चीज है, ठीक है, हम इंगेज कर सकते हैं अफ्रीकन कॉन्टिनेंटल फ्री ट्रेड एरिया के साथ, obvious सी बात है। इससे हमें पूरे अफ्रीका के मार्केट में अच्छी खासी रीच मिल जाएगी। ठीक है, पूरा अफ्रीका के मार्केट में रीच मिल जाएगी। और भी कुछ काम कर सकते हैं, जैसे कस्टम वगैरह को, हम अपनी कस्टम ड्यूटी वगैरह को थोड़ा लिबरलाइज कर सकते हैं। ठीक है, और ट्रांजेक्शन कॉस्ट वगैरह अगर जो लग रही है तो उसको भी कम करें। तो ये तो पहला पिलर हो गया। ठीक है, अब दूसरा पिलर क्या है इसका, देखो, शिफ्ट फ्रॉम कमोडिटी ट्रेड टू मैन्युफैक्चरिंग पार्टनर। ये इसमें क्या पढ़ेंगे, इसमें हमें क्या करना है, देखो, एक्चुअली इसमें करना क्या है, शिफ्ट फ्रॉम कमोडिटी ट्रेड टू मैन्युफैक्चरिंग। एक्चुअली चाइना क्या है ना, चाइना यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग बहुत करता है। चाइना क्या करता है, मैन्युफैक्चरिंग करता है बहुत ज्यादा। इंडिया यहाँ पर क्या करता है, बस इंडिया बस अपना गुड्स का एक्सपोर्ट कर देता है, गुड्स का एक्सपोर्ट कर देता है। तो इंडिया को क्या करना है इसमें से, हम भी यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग करें। ठीक है, इंडिया एक्सपोर्ट तो ठीक है करे, बट मैन्युफैक्चरिंग जो है इंडिया, इसको बढ़ाए, यहाँ पर पार्टनरशिप करें यहाँ की कंपनियों के साथ, यहाँ की प्राइवेट कंपनियों के साथ, सरकारी कंपनियों के साथ। ठीक है, हमारी जो यहाँ सरकारी कंपनियां हैं, प्राइवेट कंपनियां हैं, यहाँ पार्टनरशिप करो, यहाँ मैन्युफैक्चरिंग को प्रमोट करें। ठीक है, पहला तो ये काम करना पड़ेगा। ठीक है, देखो, और किस किस में हम पार्टनरशिप कर सकते हैं, बहुत सारे स्कोप हैं, फार्मास्यूटिकल, ऑटोमोबाइल्स, एग्रो प्रोसेसिंग यूनिट्स, टेक्सटाइल, लाइट इंजीनियरिंग, बहुत सारी चीजों में हम कर सकते हैं। ठीक है, ज्वाइंट वेंचर। ठीक है, ये देखो, कॉमोडिटी से हम मैन्युफैक्चरिंग की तरफ जाएं। ठीक है, उसके बाद है, हाँ, नेक्स्ट पॉइंट इसमें क्या लिखेंगे, मैन्युफैक्चरिंग इन अफ्रीका अलाउ प्रेफरेंशियल एक्सेस टू। अच्छा, एक और चीज है इस पॉइंट में, क्या है, अगर हम अफ्रीका में मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, ठीक है, अगर अफ्रीका में हम मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, तो तुम सोचो, अब अफ्रीका के साथ ना यूएसए और यूरोपियन यूनियन, अफ्रीका में से जो ट्रेड जाता, मतलब जो सामान का एक्सपोर्ट होता है यूएसए और यूरोपियन यूनियन में, वो लोग ना अफ्रीका को ट्रेड में यहाँ पर टैरिफ में कंसेशन देते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, हम यहाँ पर अगर प्रोडक्शन करें तो हमारा जो सामान है इनडायरेक्टली इन मार्केट में पहुंच सकता है, यूएसए और ईयू के मार्केट में। डायरेक्टली तो देखो ट्रंप ने टैरिफ लगा दिए हैं, ठीक है, बट इनडायरेक्टली हम पहुंचा सकते हैं। हालांकि पहले हमें अफ्रीका के जो कंज्यूमर है उनको टारगेट करना है, फिर उसके बाद यहाँ एक्सपोर्ट करना है। तो एक तो ये बेनिफिट हो सकता है। तो दूसरा पिलर हो गया, दूसरे पिलर में क्या है, यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग को हम प्रमोट करें। ठीक है, एक्सपोर्ट जो अपने गुड्स का करते हैं वो तो करें, साथ में मैन्युफैक्चरिंग को प्रमोट करें, क्योंकि चाइना यहाँ बहुत ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग करता है। तो हमें अगर यहाँ पर अपने जो इकोनॉमिक रिलेशन को बढ़ाना है तो मैन्युफैक्चरिंग को प्रमोट करना पड़ेगा। देखो, थर्ड क्या है, थर्ड क्या है, थर्ड देखो, अपॉर्चुनिटीज फॉर एमएसएमई एंड ट्रेड फाइनेंस। ऑब्वियस सी बात है, सिंपल सी बात है, इंडिया की जो एमएसएमई है, ऑब्वियस, इनको हम यहाँ पर इनकी प्रेजेंस को बढ़ावा दें। ठीक है, कैसे बढ़ावा दे सकते हैं, लाइन ऑफ क्रेडिट दे इनको, मतलब एक टाइप का लोन लोन दे इनको, लाइन ऑफ क्रेडिट दे, फाइनेंस इनको आसानी से मिल सके। ठीक है, कहाँ से, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक, डिजिटल क्रेडिट प्लेटफॉर्म, इनको इजिली लोन प्रोवाइड करो एमएसएमई को, ताकि यहाँ ये अपनी बिजनेस को सेटअप कर सके, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को लगा सके। लोकल करेंसी में भी ट्रेड को हम प्रमोट कर सकते हैं, इससे हमारी यूएस मार्केट पे, जो यूएस की करेंसी पे डिपेंडेंसी कम होगी। ठीक है, डॉलर पे डिपेंडेंसी कम होगी, तो हम लोकल करेंसी में भी ट्रेड को प्रमोट कर सकते हैं। ठीक है, आगे देखो, फोर्थ पिलर क्या है,
लॉजिस्टिक्स कनेक्टिविटी एंड मैरीटाइम कॉरिडोर। लॉजिस्टिक कनेक्टिविटी क्या होती है? अब भैया पोर्ट तो बढ़िया करो आप, ठीक है, पोर्ट्स बढ़िया करो, ठीक है, आपके जो शिप्स हैं वो भी बढ़िया क्वालिटी के होने चाहिए, ताकि इजिली पोर्ट हो गया, शिप्स हो गया, तो ताकि ना सामान को जो ट्रांसफर करने में, इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने में आसानी रहे, बहुत ज्यादा कॉस्ट ना लगे, इसे कहते हैं लॉजिस्टिक कनेक्टिविटी और मैरीटाइम कॉरिडोर को इम्प्रूव करना। आपका सामान ही ट्रांसफर करने में इतना ज्यादा कॉस्ट लग रहा है, तो फिर कैसे, मान लो हमें प्रॉफिट होगा, हमारे बिजनेसमैन को कैसे प्रॉफिट होगा? तो पहले लॉजिस्टिक कॉस्ट तो कम करो, ठीक है, इस पे भी हमें काम करने की जरूरत है, ठीक है, मॉडर्नाइज करो पोर्ट को। और हिंडरलैंड कनेक्टिविटी, हिंडरलैंड कनेक्टिविटी का मतलब क्या होता है? जो अफ्रीका के जो इंटीरियर रीजन है, भाई आपने अफ्रीका के यहाँ पर पोर्ट में तो मान लो उतार दिया सामान, बट उसके जो इंटीरियर कंट्री है, यहाँ पर इंटीरियर रीजन है, यहाँ कैसे पहुंचाओगे? वहां की भी कनेक्टिविटी इंप्रूव करने के लिए कोशिश करो, ठीक है, ये सब बातें अफ्रीका के कंट्रियों के साथ पार्टनरशिप करो, ताकि वहां इंफ्रा मजबूत हो सके। अब आगे देखते हैं, नेक्स्ट फिफ्थ क्या है? सर्विस, डिजिटल ट्रेड एंड पीपल टू पीपल। देखो, हम अपनी बहुत सारी सर्विसेज को यहाँ एक्सपोर्ट कर सकते हैं, क्योंकि अफ्रीका में ऑब्वियस सी बात है, पॉपुलेशन इज ग्रोइंग। देखो, तो सर्विस जैसे आईटी, हेल्थ, एजुकेशन, प्रोफेशनल सर्विस, स्किल डेवलपमेंट, ये सब हम वहाँ के लोगों को दे सकते हैं। उसके बाद डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे हमारे यहाँ यूपीआई चलता है, इसको भी हम यहाँ प्रमोट कर सकते हैं, ऑनलाइन पेमेंट वगैरह, ये सब यहाँ ई गवर्नेंस, ऑनलाइन पेमेंट, ई गवर्नेंस, इन सबको भी हम यहाँ बढ़ावा दे सकते हैं। उसके बाद यहाँ देखो, कैपेसिटी बिल्डिंग, कैपेसिटी बिल्डिंग, अफ्रीका के स्टूडेंट हैं, जो वर्कर है, उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग करें, कैसे करेंगे? उनको हम ट्रेनिंग दें, स्कॉलरशिप दें, ठीक है, इससे उनके बीच में हमारी गुडविल बनेगी, तो ये कर सकते हैं। नेक्स्ट, तो ये तो 5 पिलर थे, हमने देखे हैं। अब यहाँ नेक्स्ट देखते हैं, रोल ऑफ इंडियन पब्लिक सेक्टर एंड इंस्टीट्यूशन। पब्लिक सेक्टर, सरकारी कंपनियां अफ्रीका में क्या कर सकती हैं, इसके बारे में समझते हैं। देखो, पब्लिक सेक्टर यूनिट जो है, सरकारी कंपनियां, ये कहाँ इन्वेस्ट कर सकती हैं, ये कहाँ लीडरशिप रोल ले सकती हैं? माइनिंग में, मिनरल्स में, एनर्जी में, इंफ्रा में, रिन्यूएबल एनर्जी में, इस पे ये पार्टनरशिप कर सकती हैं, यहाँ लीडरशिप का रोल ले सकती हैं, क्योंकि इनके पास पैसा है। अब आगे देखते हैं, हालांकि एक और चीज है, यहाँ पर ये मॉरिशस का नाम क्यों लिखा है, इसके बारे में देखो। मॉरिशस, एक्चुअली हमारी बहुत सारी जो इन्वेस्टमेंट है मॉरिशस जाती है, और मॉरिशस से होके अफ्रीका में आती है, तो इसको हमें कम करना पड़ेगा, हमें डायरेक्ट अफ्रीका में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, ठीक है, तो ये ज्यादा बेटर रहेगा कि हम अफ्रीका में डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करें, ठीक है। नेक्स्ट देखो, और यहाँ पर इन्वेस्टमेंट को प्रमोट करने के लिए ये देखो, जो ब्यूरोक्रेटिक हर्डल होता है, ये लाल फीताशाही, फाइल डिले पे डिले हो रही, प्रोजेक्ट पास नहीं हो रहा है, इसको कम करो, ठीक है। पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी, अफ्रीका के देशों में पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी रहती है, तो उसको भी किसी तरीके से, अब वहां की जो सरकारें हैं वो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी को भी कम करें, ये सब चीजें हो सकती हैं, जिससे इंडिया का जो एक्सपोर्ट है यहाँ अफ्रीका में बढ़ाया जा सकता है। और कुछ देखते हैं। अब अच्छा, ये सब हुआ, स्ट्रेटेजिक एंड जियो पोलिटिकल सिग्निफिकेंस। अब इससे इंडिया को क्या फायदा मिलेगा? क्या स्ट्रेटेजिक एंड जियो पोलिटिकल सिग्निफिकेंस होंगे इंडिया के लिए? पहली बात तो देखो, हमारी जो सप्लाई चेन है वो डाइवर्सिफाई हो जाएगी। हम ये देखो, यूएसए, ठीक है, ईयू, इन पे हमारी डिपेंडेंस कम हो जाएगी ना, ठीक है, हमें इन पे डिपेंडेंस है, और इनका मार्केट सेचुरेटेड हो गया है, तो इन पे डिपेंडेंस कम हो जाएगी, ठीक है, तो इन पे हमारी जो डिपेंडेंस है वो जो कम हो जाएगी, हमें अब एक बढ़िया मार्केट मिल जाएगा। दूसरी बात है, नेक्स्ट है मल्टीपोलर इकोनॉमिक सेंटर। ऑब्वियस बात है, मल्टीपोलर इकोनॉमिक सेंटर हो जाएंगे, मल्टीपोलर, हमें अफ्रीका भी एक डेस्टिनेशन मिल जाएगा। और इंडिया की जो एम्बिशन है कि ग्लोबल, लीडिंग ग्लोबल पावर बनने की, अगर अफ्रीका में हमारी प्रेजेंस मजबूत होती है, तो इंडिया का ये जो विजन है इसको भी हेल्प मिलेगी। उसके बाद देखो जरा, साउथ साउथ कोऑपरेशन, इसको भी मजबूती मिलेगी। साउथ साउथ कोऑपरेशन क्या है?
वर्ल्ड के जो लगभग पुअर कंट्री हैं वो सारे मिलके कोऑपरेट करेंगे और अपनी कंडीशन को इम्प्रूव करने के लिए। इसे कहा जाता है साउथ साउथ कोऑपरेशन। साउथ साउथ कोऑपरेशन इस वजह से नाम दिया गया है, मोस्टली इसमें सदर्न हेमिस्फेयर के कंट्री आते हैं। हालांकि सदर्न हेमिस्फेयर में कुछ कंट्री रिच भी हैं जैसे ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, बट फिर भी मेजोरिटी सदर्न हेमिस्फेयर के कंट्री हैं। इस वजह से इसे बोल दिया जाता है साउथ साउथ कोऑपरेशन। ठीक है, तो इस वजह से इसमें भी जो इंडिया का विजन है कि ये साउथ साउथ कोऑपरेशन होना चाहिए, इसमें भी इंडिया को फायदा मिलेगा। अब आगे देखो जरा, इतनी सब बातें तो ठीक है, मगर देखो चैलेंजेस भी है, ऐसा नहीं कि बहुत आसान है। यहाँ पर चैलेंजेस क्या है, देखो बहुत ज्यादा कंपटीशन है हमारा चाइना से, अदर मेजर पावर से, यहाँ मतलब बहुत ज्यादा कंपटीशन है। और चाइना को तो पता है भाई, चाइना फाइनेंशियल मसल मीन्स चाइना की जेबें भरी हुई हैं, बहुत पैसा है वहां पर चाइना के पास, तो वो तो बहुत ज्यादा इन्वेस्ट करता कर देता है यहाँ पर। हमारे पास उतना पैसा नहीं है, एक तो ये चैलेंज है। देखो उसके बाद है इंफ्रा डेफिसिट, तो देखो है ही अफ्रीका में। ठीक है, ये सारी चीजें यहाँ देखो, अवेयरनेस की भी कमी है, रिस्क लेने की भी क्षमता कम है। छोटी कंपनियों में कितना मान लो लॉस हुआ तो कितना ज्यादा रिस्क उठा पाएगी, तो रिस्क लेने की भी क्षमता अभी कम है इंडिया के एमएसएमई में, तो ये भी एक चैलेंज बनता है। और हमारी देखो अप्रोच भी फ्रेगमेंटेड है, मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब अ, सारी चीजों को एक साथ कंसीडर किया जाए, मतलब अलग अलग सेक्टर में हम इनको देखते हैं, ट्रेड का अलग, इन्वेस्टमेंट का अलग, डेवलपमेंट का अलग, ये एक साथ सबको ये देखना पड़ेगा हमें। तो यही ऐसा ही जो चैलेंजेज है, इसी को लेते हुए तुम वे फॉरवर्ड बना देना। कैसे वे फॉरवर्ड में क्या लिखोगे कि एक कंप्रेहेंसिव इंडिया अफ्रीका इकोनॉमिक स्ट्रेटजी बनाओ, या फ्रेगमेंट में मत देखो, टुकड़ों में मत देखो, एक कंप्रिहेंसिव पॉलिसी बनाओ। ठीक है, ताकि पूरा अफ्रीकन कॉन्टिनेंट फ्री ट्रेड एरिया के साथ, हमारा पूरा अफ्रीका के साथ मार्केट बढ़ सके। ठीक है, उसके बाद एक और काम करो, डेडिकेटेड अफ्रीका इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन एजेंसी फॉर इंडियन फर्म। इंडिया की कंपनियों के लिए एक डेडिकेटेड इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन एजेंसी बनाओ। ठीक है, कि ताकि इंडिया की जो कंपनी है अफ्रीका में इन्वेस्ट करना चाहे तो उनको ज्यादा प्रॉब्लम ना हो, सीधा वो इन्वेस्ट कर दे। बहुत ज्यादा ये ब्यूरोक्रेटिक हर्डल, अफसरशाही, ये सब लाल फीताशाही, ये सब ना चले, इजिली इन्वेस्टमेंट हो सके। उसके बाद फाइनेंस भी, इनको इजिली फाइनेंस मिल सके, क्रेडिट मिल सके, लोन मिल सके। ठीक है, ये सब करें। उसके बाद है सेक्टर स्पेसिफिक क्लस्टर बनाओ, जैसे फार्मास्यूटिकल में इन्वेस्ट करना है, अगर कोई फार्मा से रिलेटेड कंपनी खोलनी है तो उसमें कैसे इजिली वो कंपनी खोली जा सके। एग्री प्रोडक्ट, एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो प्रोडक्ट है उनको प्रोसेस करना है, कितना कैसे किया जा सके, ये सब अलग अलग करो आप, रिन्यूएबल एनर्जी ये सब। अब आगे देखो, एक और काम कर सकते हैं, एनुअल इंडिया अफ्रीका इकोनॉमिक डायलॉग प्रमोट करो, मतलब इंडिया और अफ्रीका के रेगुलर मीटिंग हो सके। ठीक है, रेगुलर मीटिंग देखो कैसे, गवर्नमेंट तो करे ही, साथ में एमएसएमई के लोग भी करें, प्राइवेट सेक्टर ये लोग भी करें, तो इस तरीके से हम अपना ट्रेड को यहाँ पर अफ्रीका में बढ़ा सकते हैं। ठीक है, आगे देखो, नेक्स्ट, ये नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं, ये क्या है, सदर्न ओशन कार्बन एनोमली रिवील्स व्हाट मॉडल्स कैन स्टिल मिस। मतलब ये सदर्न ओशन एनोमली क्या है, क्या मॉडल इसमें अभी मिस कर दिया है, ये क्या है प्रॉब्लम एक्चुअली। इसको मैं तुम्हें समझा रहा हूँ शॉर्ट में, देखो क्या है। एक्चुअली साइंटिस्ट ने क्या सोचा था कि ये जो सदर्न ओशन है, ठीक है, जो हमारा साउदर्न ओशन है, साउदर्न ओशन है, ठीक है, यहां पर क्या होगा कि यहाँ पर विंड चलती है, विंड जो विंड चलती है उसे वेस्टर्लीज बोलते हैं। ठीक है, वेस्टर्लीज, ठीक है, वेस्टर्लीज, ठीक, वेस्टर्ली जो विंड चलती है, तो विंड जब ओशन के ऊपर से जाएगी, ठीक है, मान लो ये ओशन है, ये ओशन है, ओशन के ऊपर से विंड चल रही है, विंड चल रही है, तो ऊपर का जो पानी है वो भागेगा। ठीक है, जो नीचे का पानी है कार्बन रिच, नीचे का जो वाटर है, ठीक है, कार्बन रिच, जो CO2 रिच वाटर है, कार्बन रिच वाटर है नीचे का वाटर, CO2, ठीक है, रिच वाटर है, ये जो नीचे का पानी है भाई, भाई यहाँ जब स्पेस मिल जाएगा, जगह मिल जाएगी, तो ये ऊपर आएगा।
ठीक है। और इस तरीके से एक इंटर मिक्सिंग होता रहेगा। और अब हुआ क्या, अभी देखो एनोमली मतलब ये विसंगति क्यों है इसमें, क्यों इसने एनोमली बोला है, विसंगति, विसंगति, ठीक है। ये एनोमली क्यों इसने बोला है, मतलब ये ऐसा सोचा था इन्वायरमेंटल साइंटिस्ट ने कि भाई हवा चलती रहेगी, नीचे का पानी ऊपर आता रहेगा, और जितना मतलब ओशन जो है कार्बन डाइऑक्साइड CO2 एब्जॉर्ब करते हैं, उतना अपना एक लिमिटेड अमाउंट में एब्जॉर्ब करते रहेंगे, ठीक है ये। मगर बात ये उल्टा हो गया, क्या है कि जो ग्लेशियर्स हैं, ठीक है, यहाँ देखो, जो ग्लेशियर्स हैं उनका पानी, ये ग्लेशियर्स मेल्ट होके ये पानी ऊपर आ जा रहा है, मतलब ये ऊपर वाली लेयर में पानी आ जा रहा है, तो नीचे का जो कार्बन रिच पानी है वो ऊपर नहीं आ पा रहा है, मतलब तो एक लेयर सी बन गई है, एक ढक्कन सा बन गया है, ऐसा कि मतलब नीचे के पानी को जितनी स्पीड से ऊपर आना चाहिए वो ऊपर आ नहीं रहा है, ठीक है, क्यों, क्योंकि फ्रेश पानी आ जा रहा है इसमें। तो ये तो एनोमली हो गई, साइंटिस्ट ने सोचा था कि नीचे का पानी ऊपर आएगा, मगर अब ये ऊपर तो आ नहीं रहा है, मतलब बहुत कम आ रहा है। तो ये तो उल्टा हो गया, ये एनोमली हो गई। अब इसकी समस्या क्या है, इसकी प्रॉब्लम क्या है, इसकी प्रॉब्लम एक है, मान लो कि ऐसे ये चलता रहा, ठीक है, काफी दिनों तक, काफी तो कई सालों तक, 100 साल 50 साल ऐसे ही चलता रहा, और लंबे समय तक ये चलता रहा, तो क्या हुआ कि नीचे का ये जो CO2 रिच पानी है, ठीक है, ये नीचे दबा रहेगा, और मान लो ग्लेशियर की जो है ये पानी, ये जो मेल्ट होना, ये ग्लेशियर सारे पिघल जाएं, ये सारे ग्लेशियर पिघल जाएं, या बहुत कम ग्लेशियर बचे, तो अब ये अचानक से नीचे का पानी ऊपर आएगा, है ना, क्योंकि अब तो फ्रेश पानी आ नहीं रहा। उस समय क्लाइमेट चेंज बहुत तेजी से होगा, और उस समय हैंडल कर पाना ह्यूमन सिविलाइजेशन के लिए बहुत मुश्किल होगा। यही एनॉमली है, यही चैलेंज है इसमें से, इस पूरे आर्टिकल में, इस पूरे न्यूज में यही हमें पढ़ना है, ठीक है। और इसको कैसे अब हम हैंडल करेंगे, ऑब्वियस सी बात है, इसको हैंडल करने का तरीका है क्या, भाई आप ये पता लगाओ कि ये एक तो पता तो मान लो चल गया है कि किस तरीके से ये प्रॉब्लम है, तो कैसे इसका सोल्यूशन निकाला जाए, तो ये साइंटिस्ट को, इन्वायरमेंटल साइंटिस्ट को पहले से सोचना है, ठीक है, समझ गए। तो ये न्यूज है इसमें से, देखते हैं। आप तो ये इसमें से आप नोट्स बना लेंगे, स्टूडेंट नोट्स, इसमें से मेंस के कुछ पॉइंट हैं, 2 न्यूज है, नोट बना लेंगे, ठीक है। अब देखते हैं आगे, देखो, आप कुछ प्रीलिम से रिलेटेड क्वेश्चन कर लेते हैं भाई, देखो जरा, पहला क्वेश्चन देखते हैं। अंतरिक्ष प्रयोगशाला, स्पेस लैब प्रोग्राम हैज बीन लॉन्च बाय विच इंस्टीट्यूशन, किसने लॉन्च किया है ये जो स्पेस लैब है, अंतरिक्ष प्रयोगशाला हिंदी में कहेंगे, किसने लॉन्च किया है, किस इंस्टीट्यूशन ने लॉन्च किया है। देखो अभी इसी बात है, पहले तो गलत हटाते हैं भाई, ये स्पेस लैब है, अंतरिक्ष प्रयोगशाला है, तो ये भाई मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस क्यों करेगा, भाई ये क्यों करेगा, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट, DRDO क्यों करेगा भाई, तो डिफेंस के मामले में ना ये मतलब इसमें ये डेवलपमेंट रिसर्च करता है, तो ये क्यों करेगा, ये भी गलत है। देखो उसके बाद क्या है यहाँ पर, देखो हाँ इसमें तुम्हें कंफ्यूजन हो सकता है कि इंडियन स्पेस, इसरो, ये भी तो कर सकता है, यहाँ पर कंफ्यूजन हो सकता है। एक्चुअली अगर इसमें भी अगर तुम्हें 50-50 में पहुंच गए हो, अगर और ज्यादा सोचो, तो यहाँ पर एक टेक्निक लगा सकते हो कि ये देखो, इस जो इसरो है ना, ये मोस्टली रॉकेट लॉन्च करता है, सैटेलाइट लॉन्च करता है, तो यहाँ पर ज्यादातर चांस है, पॉसिबिलिटी कि यही है, इंडियन स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर, आंसर भी यही है, ठीक है। तो एग्जाम में इस तरीके से सोच सकते हो, ठीक है, बट एग्जाम में 50-50 तक भी पहुंच गए तो भी, अगर क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो भी अच्छी बात है, ठीक है। अब आगे देखो, तो ये इसका ये देखो जरा जरा, ठीक है, इन स्पेस ये काम करता है, स्पेस स्पेस लैब, ठीक है, ये इन स्पेस करता है ये काम, ठीक है। तो इन स्पेस का फुल फॉर्म यही है, देखो, इंडियन नेशन स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर, यही करता है ये सारे काम, ठीक है। चलो ये क्वेश्चन हो गया, आगे देखते हैं, ठीक है, ये आंसर भी है, देखो जरा, ठीक, नेक्स्ट, हाँ, हैनान आइलैंड रिसेंटली न्यूज फॉर ट्रेड एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म बिलोंग टू विच कंट्री, ये जो हैनान आइलैंड है और किस, क्यों ये चर्चा में है,
ये न्यूज में क्यों है? क्योंकि ट्रेड और इकोनॉमिक रिफॉर्म की वजह से चर्चा में है। ये कौन से देश का आइलैंड है? देखो, हाँ ये देखो फैक्चुअल क्वेश्चन है, ये पता है तो पता है, नहीं पता है तो नहीं पता, ये वही है। इतना गेस नहीं कर सकते जिस जैसे पहले वाले में किया था, ठीक है। तो इसका आंसर है सीधा चाइना, ठीक है। एक्चुअली चर्चा में क्या है, ये चर्चा में इस वजह से है क्योंकि चाइना ने क्या किया है कि जो मेन लैंड चाइना है और ये जो हैनान आइलैंड है, यहाँ पर जो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट होता है, यहाँ पर टैरिफ को लेके यहाँ के हैनान आइलैंड पे जो टैरिफ लगता है वो अलग कर दिया है, बस इस वजह से चर्चा में है, ठीक है। बाकी ये हैनान आइलैंड ये पता रखना कहाँ का है, बस इतना ठीक है, सफिशियंट है। आगे देखो, ये चाइना का है, देखो नेक्स्ट है यहाँ पर चपोरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये इंडिया के कौन से स्टेट में है? ठीक है, चपोरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये भी देखो भाई फैक्चुअल है, आता है तो आता है। देखो जरा, ये एक्चुअली असम में है। कहाँ पर है? असम में है, ठीक है। देखो क्यों न्यूज में है ये, देखते हैं ये न्यूज में क्यों है, देखते हैं। देखो आंसर इसका, ये असम में है, बूरा चपोरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है। ये है कहाँ पर? ये सदर्न बैंक ऑफ, ठीक है, ब्रह्मपुत्र रिवर इन सोनीपत, सोनीतपुर डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, यहाँ पर है। एक्चुअली क्या है, यहाँ पर इंक्रोचमेंट देखने को मिल रहा है, ठीक है, इस वजह से चर्चा में। बस इतना याद रखना है, ये कहाँ पर है, चपोरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी असम में है, ठीक है। आगे देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन है जियो पारसी स्कीम इम्प्लीमेंटेड अंडर विच यूनियन मिनिस्ट्री। ये जियो पारसी स्कीम किस मिनिस्ट्री के अंडर आती है? देखो पारसी कम्युनिटी माइनॉरिटी के अंडर आती है, तो ऑब्वियस सी बात है इसका आंसर क्या होगा, मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर। देखो कहां पर है, ये डी, मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर। ये स्कीम लॉन्च क्यों की गई थी, जियो पारसी स्कीम, ये 2013-14 में लॉन्च की गई थी जियो पारसी। एक्चुअली क्या है ना, पारसी लोगों की जो पॉपुलेशन है वो डिक्लाइन हो रही है इंडिया में, ठीक है। अच्छा पारसी होते कौन है? वो देखो जैसे रतन टाटा, ठीक है, बोमन ईरानी, ये लोग पारसी कम्युनिटी से आते हैं। एक्चुअली इसके रीजन क्या है कि पारसी कम्युनिटी की पॉपुलेशन डिक्लाइन होने का वजह ये पाया गया कि ये इनमें ना मैरिजेज लेट होती हैं, मैरिजेज लेट होती हैं, लोग बिजनेस में ज्यादा ध्यान देते हैं या फैमिली रखना नहीं चाहते हैं, तो इस वजह से इनकी कम्युनिटी सॉरी इनकी पॉपुलेशन डिक्लाइन हो रही थी। तो सरकार ने ये स्कीम चलाई है जियो पारसी स्कीम, ताकि इनकी पॉपुलेशन भी बढ़ सके, ठीक है, बस इतना याद रखना है। नेक्स्ट है ब्यूरो ऑफ पोर्ट सिक्योरिटी ऑपरेट अंडर विच मिनिस्ट्री। तो ये ब्यूरो ऑफ पोर्ट सिक्योरिटी, ये नाम में ही देखो पोर्ट है, नाम में ही पोर्ट है, तो ऑब्वियस ही बात है ये किसके अंदर आएगा, मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपमेंट एंड वाटरवे के अंदर। होम के अंदर क्यों आएगा, डिफेंस के अंदर क्यों आएगा, एक्सटर्नल के अंदर, तो यही आंसर है। समझ गए ना, सिंपल, बस इतना याद रखना है, ठीक है, ये सारी चीजें। तो ये प्रीलिम्स रिलेटेड क्वेश्चन थे, ये हो गए। आप देखो जरा, अब कुछ मेंस के क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। देखो देखो क्वेश्चन समझते हैं मेंस के। क्या क्वेश्चन है, एनालाइज द स्ट्रक्चरल चेंजेज प्रपोज्ड इन विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका ग्रामीण बिल, ठीक है, मतलब यही है। ये क्या है, वीबी जी राम जी, वीबी, ठीक है, जी राम जी बिल, ठीक है। ये जो यूनियन गवर्नमेंट ने ये बिल लेकर आया है, किसको रिप्लेस करने के लिए, एमजी नरेगा को रिप्लेस करने के लिए, ठीक है। तो एमजी नरेगा एंड एसएस, मतलब ये जो बिल लाया गया है एमजी नरेगा को रिप्लेस करने के लिए, इसके क्या इम्पैक्ट होंगे और इसको इम्प्लीमेंट करने में क्या चैलेंजेस होंगे, बस यही क्वेश्चन है, ठीक है। फिर से समझो, वीबी जी राम जी जो बिल लाया गया है एमजी नरेगा को रिप्लेस करने के लिए, इसके इसमें क्या नई चीजें हैं और उसके बाद इसको इम्प्लीमेंट करने में क्या चैलेंजेस होंगे, बस यही क्वेश्चन है। मतलब कंपेयर करना है एमजी नरेगा को और इसको, और एक मतलब पॉजिटिव कंक्लूजन दे देना है, ठीक है। आप समझो, देखो तो देखते हैं इसमें से, देखो
एक्चुअली पहले समझ लो, देखो इस बिल में है क्या, ये प्रीवियस क्लासेस में भी ये न्यूज आई थी। एक्चुअली जो एमजी नरेगा था, उसमें तो ऑब्वियस सी बात है कि 100 डेज का अनस्किल्ड एम्प्लॉयमेंट दिया जाता था। ठीक है, रूरल एरियाज में अगर कोई भी हाउस होल्ड अनस्किल्ड वर्क की डिमांड कर रहा है, तो उसको मतलब एम्प्लॉयमेंट दिया जाएगा। और अगर 15 दिन के अंदर सरकार एम्प्लॉयमेंट नहीं दे पा रही है, तो उसको जो वेजेज है, सैलरी है, वो मिल जाएगी। बट ये बीबी जी राम जी बिल में क्या चेंजेस आए हैं, देखते हैं। देखो, पहले तो थोड़ा इंट्रोडक्शन लिखोगे कि यही वीबी जी राम जी विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन, ये किसको रिप्लेस करेगा? एमजी नरेगा एक्ट को। ठीक है, एमजी नरेगा के बारे में थोड़ा लिख दोगे, ये 100 डेज के लिए था, रूरल एरियाज में अनस्किल्ड एम्प्लॉयमेंट देने के लिए। ठीक है, बस इतना इंट्रोडक्शन हो गया। उसके बाद अब यहाँ पर देखो जरा, स्ट्रक्चरल चेंजेस प्रपोज विद एमजी नरेगा। क्या स्ट्रक्चरल चेंजेस किए गए हैं इस बीबी जी राम जी बिल में? तो पहले तो ये तो लिखना पड़ेगा ना थोड़ा, देखो जरा क्या है। शिफ्ट फ्रॉम एम्प्लॉयमेंट गारंटी टू लाइवलीहुड मिशन। देखो, एमजी नरेगा में क्या था? एम्प्लॉयमेंट गारंटी, आपको अनस्किल्ड काम मिलेगा ही, अगर आप डिमांड करते हो तो आपको 15 डेज के अंदर मिलेगा, इस साल में 100 डेज का। ठीक है, और विद इन 15 डेज के अंदर आपको काम मिलेगा, अगर नहीं मिल पाता है तो आपको वेजेस दे दिए जाएंगे। ये तो था ही, ठीक। मगर अब यहाँ पर देखो, ये एमजी नरेगा हो गया, ये जो विकसित भारत है ना, ये बीबी जी राम जी, ये रोजगार एंड आजीविका के साथ साथ कुछ और चीजें की बात करता है, कुछ और चीजों की बात करता है। क्या बात करता है? ये कहता है कि हम आपको लाइवलीहुड सपोर्ट करेंगे, ठीक है, इसके साथ साथ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को भी प्रमोट करेंगे। ठीक है, ये चीज एमजी नरेगा में नहीं थी। एमजी नरेगा में क्या था? सिर्फ आपको काम दे दिया जाएगा, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जैसी बात नहीं थी, ये इस बिल में है। दूसरी बात है, आप हम स्किल का भी इनहेंस करेंगे, आपको स्किल भी प्रोवाइड करेंगे, और रूरल एरियाज में इंटरप्राइज, ठीक है, रूरल एरियाज में इंटरप्राइज भी खोलने में मदद करेगा ये बिल। ठीक है, इस बिल के अंदर ये प्रोविजन है। ठीक है, जब ये स्कीम लागू हो जाएगी तो ये सब एक्स्ट्रा चीजें दी जाएंगी। ठीक है, तो एमजी नरेगा में क्या था भाई? उसमें सिर्फ जॉब थी, ठीक है, आपको जॉब्स मिलेगी, अनस्किल्ड काम मिलेगा। इसमें देखो, एम्प्लॉयमेंट तो मिलेगा, एम्प्लॉयमेंट के साथ साथ आपको ये देखो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, स्किल इनहेंस किया जाएगा। ठीक है, और रूरल इंटरप्राइजेस भी खोली जाएंगी। बात समझ में आई? उसके बाद है, नेक्स्ट है, अच्छा, ये एम्प्लॉयमेंट लाइवलीहुड इकोसिस्टम, तो रूरल एरियाज में एम्प्लॉयमेंट तो जनरेट करेगा ही, और उनकी जो लाइवलीहुड, ठीक है, रोजी रोटी में भी हेल्प मिलेगी, ये चीज है। नेक्स्ट देखो, उसके बाद है एक्सपैंड स्कोप ऑफ वर्क एंड एक्टिविटीज। देखो, इसमें वर्क का स्कोप भी बढ़ा दिया गया है। एमजी नरेगा में तो आपको देखो बस मतलब अनस्किल्ड काम मिलता था, जैसे वाटर कंजर्वेशन करना है, अफोरेस्टेशन करना है, ठीक है, रूरल इंफ्रा मजबूत करना है, ठीक है, रोड्स बनाने हैं, आंगनबाड़ी सेंटर बनाने हैं, ये। मगर इसमें से देखो वर्क का स्कोप बढ़ा दिया गया है। ठीक है, क्या? सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रमोशन, ठीक है, ये देखो, एंटरप्रेन्योरशिप, स्किल ट्रेनिंग, ठीक है, ये सब चीजें एक्स्ट्रा की जाएंगी इस बीबी जी राम जी बिल में। ठीक है, अब यहां पर देखते हैं इंस्टीट्यूशनल एंड डिलीवरी मैकेनिज्म चेंजेस। क्या चेंजेस किए हैं सरकार ने इसमें से? देखो, समझो, देखो, एमजी नरेगा तो कैसे फंक्शन करता था? ग्राम पंचायत, ब्लॉक एंड डिस्ट्रिक्ट एम्प्लॉयमेंट, इनके थ्रू, मतलब लोकल पार्टिसिपेशन यहाँ होता था, डिसेंट्रलाइजेशन पर ज्यादा जोर दिया जाता था। मगर यहाँ पर क्या है, बहुत सारी मिनिस्ट्रीज कन्वर्ज करेंगी। ठीक है, यहाँ पर देखो, ग्राम पंचायत था, ब्लॉक लेवल पर, ठीक है, ऑफिसर पार्टिसिपेट करते थे, जनता पार्टिसिपेट करती थी, लोकल लेवल पे प्लानिंग बनती थी। मगर इसमें क्या होगा, इसमें जो मिनिस्ट्रीज हैं, ठीक है, वो पार्टिसिपेट करेंगी। उसके बाद क्या है, यहाँ देखो, अकाउंटेबिलिटी भी इंश्योर की जाएगी। परफॉर्मेंस बेसिस पर अगर किसी स्टेट में अच्छा खासा परफॉर्मेंस दिखता है इस स्कीम के थ्रू, तो वहां पर इस स्कीम के थ्रू और ज्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट कराया जाएगा।
ठीक है, आगे देखो फंडिंग पैटर्न क्या है इसमें। नेक्स्ट फंडिंग पैटर्न हम लोग, भाई हमने देखा कि फंडिंग, देखो फंडिंग एंड अप्रोच फाइनेंसिंग। देखो एमजी नरेगा में क्या था, मोस्टली 90%, 90% जो फंडिंग थी वो सेंटर से आती थी। ठीक है, वो सेंटर से आती थी। बट इसमें क्या होगा कि इसमें जो ये नया बिल है बीबी जी राम जी, इसमें क्या होगा, स्टेट्स को भी कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर देखो 90-10 हिली स्टेट्स के लिए या हिमालयन स्टेट के लिए, और तुम्हारा ठीक है 60-40, 60-40 अदर स्टेट्स के लिए। मीन्स हिली स्टेट्स में 90% सेंट्रल गवर्नमेंट देगी, ठीक है, और ये 10% जो स्टेट गवर्नमेंट है उनको, और जो अदर स्टेट है जो प्लेन्स एरिया में उसमें से 60-40 का रेशियो, 60% सेंटर और 40% स्टेट्स। और इसमें देखो प्राइवेट लोगों को भी पार्टिसिपेट कराया गया है। ठीक है, ये सारी चीजें। तो प्राइवेट लोग, अच्छा एमजी नरेगा में प्राइवेट लोगों का पार्टिसिपेशन नहीं था, इसमें प्राइवेट लोगों का भी पार्टिसिपेशन होगा। क्यों? एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने के लिए ना। ठीक है, मतलब ठीक है, इंटरप्राइज खोलने के लिए उनको भी पार्टिसिपेट कराया गया है इसमें से। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखो जरा, लीगल गारंटी मिशन ओरिएंटेशन। ये देखो क्या, एमजी नरेगा तो भाई लीगल गारंटी था, स्टेचुटरी राइट था, मगर इसमें एमजी नरेगा में था क्या कि आप काम अगर मांगते हो तो आपको एम्प्लॉयमेंट दिया ही जाएगा। बट इसमें एक चीज है, इसमें ना सेंटर के विल पे डिपेंड करेगा। ठीक है, किस स्टेट पे एम्प्लॉयमेंट देना है और कितना देना है, ये सेंटर अपना तय करेगी। ठीक है, तो ये कुछ चेंजेस आए हैं इसमें से। ठीक है, तो इस तरीके से कंपेयर करना है इसमें से। अब देखते हैं, अब नेक्स्ट असेसमेंट एंड इम्प्लीमेंटेशन चैलेंज। अब इस स्कीम को इम्प्लीमेंट करने में क्या चैलेंजेस आएंगे, इनके बारे में देखते हैं। देखो पहली बात तो कैपेसिटी एंड इंस्टीट्यूशन रेडीनेस। भाई ग्राम पंचायत और रूरल इंस्टीट्यूशन ये क्या रेडी है इस टाइप का, मतलब इस स्कीम को अडॉप्ट करने के लिए या इस स्कीम को शुरू करने के लिए? उनके पास इतना इंफ्रा है भी, या इतनी कैपेसिटी बिल्डिंग है भी उनकी? एक तो ये चैलेंज है। ठीक है, उसके बाद है, तो अगर मान लो उनको ट्रेनिंग नहीं है, इतनी कैपेसिटी नहीं है, तो आप उनको ट्रेनिंग दो। ठीक है, ट्रेनिंग आपको प्रोवाइड करनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये चैलेंज हो गया कि मतलब ये जो लोकल बॉडीज है वो रेडी नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, फाइनेंसिंग एंड बजटरी कंस्ट्रेंट, फंड की भी कमी है। भाई जो अपोजिशन पार्टी के द्वारा रूल स्टेट होंगे, जैसे मान लो कि सेंटर में बीजेपी है, ठीक, कहीं पर कांग्रेस है, तो यहाँ पर भी मतलब प्रॉब्लम हो सकती है कि भाई पहले एमजी नरेगा में तो 100% नियर अबाउट 100% कह सकते हो। ठीक है, ये तो सेंटर ही दे देता था। अब इसमें भाई अब यहाँ पर देखो 40% इन स्टेट्स को भी कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा, तो ये एक प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। ठीक है, हो सकता है इसमें टसल देखने को मिले, ये एक चैलेंज हो सकता है। उसके बाद है, नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या आ सकती है, नेक्स्ट चैलेंज क्या है, मॉनिटरिंग अकाउंटेबिलिटी एंड करप्शन रिस्क। भाई अकाउंटेबिलिटी कैसे इंश्योर करोगे? हो सकता है करप्शन भी देखने को मिले, क्योंकि इतना ये कॉम्प्लेक्स बना दिया गया है। आप प्राइवेट सेक्टर को भी पार्टिसिपेट कर रहे हो, करा रहे हो। ठीक है, स्टेट्स भी इसमें इन्वॉल्व होंगे। पहले तो देखो सिर्फ सेंटर था, अब इसमें प्राइवेट सेक्टर भी पार्टिसिपेट कर रहा है, और उसके बाद स्टेट को भी इन्वॉल्वमेंट है। तो करप्शन ये एक तो कॉम्प्लेक्स बना दिया गया है, तो इसमें करप्शन भी देखने को मिल सकता है। रियल टाइम ट्रैकिंग करना भी मुश्किल हो जाएगा, ग्रीवांस रिट्रेसल ये भी प्रॉब्लम हो सकता है। घोस्ट बेनिफिशियरी आ जाए, घोस्ट बेनिफिशियरी समझते हो ना, जिनको जरूरत नहीं भी है, वो लोग भी कार्ड बनवा लिए और उसके बाद अपना पैसे उठा रहे हैं, काम करने नहीं जा रहे हैं, इसे कहते हैं घोस्ट बेनिफिशियरी। ये प्रॉब्लम आ सकती है। ठीक है, उसके बाद है रूरल मार्केट लिंकेज सस्टेनेबिलिटी। ये देखो रूरल एरियाज में इसके मार्केट को ठीक है लिंक करने में प्रॉब्लम आएगी। सस्टेनेबिलिटी मीन्स मतलब इसको अब लंबे समय तक चलाने में भी तो प्रॉब्लम आ सकती है, ये एक अलग चैलेंज है। आगे देखो, मीन्स यहाँ पर इस स्कीम के थ्रू किसी ने कोई छोटी फैक्ट्री लगा दी, क्या पता वहाँ एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है, बट उसके जो प्रोडक्ट है
वो सेल होंगे तभी तो वो चल पाएगी ना। ठीक है, प्रोडक्ट सेल ही नहीं होंगे तो मार्केट ही नहीं है तो फिर कैसे ये जो वेंचर है वो चलेगा। तो ये भी तो एक प्रॉब्लम आ सकती है। उसके बाद देखो, इक्विटी एंड इंक्लूजन का भी रिस्क है। क्या पता ये मार्जिनलाइज ग्रुप है, SC ST विमेन लैंडलेस लेबरर, ये सब छूट जाए। करप्शन आ गया तो कोई बढ़िया जो वेल ऑफ लोग होते हैं वही अपना फ्रॉड करके कार्ड बनवा लें, वही बेनिफिट उठा रहे हैं। ये जिनके लिए जरूरत है वो हो सकता है छूट जाए। ये एक चैलेंज है, ये कंसर्न है इस स्कीम को लेके। तो ये सब प्रॉब्लम है। तो अब आंसर लिखते समय वे फॉरवर्ड भी तो लिखना पड़ेगा। तो 3 4 पॉइंट या 5 पॉइंट वे फॉरवर्ड में बना लेते हैं। देखो जरा, वे फॉरवर्ड में देखते हैं। पहला तो क्या है, लोकल इंस्टीट्यूशन को मजबूत करो, वही पंचायत को, सेल्फ हेल्प ग्रुप को, ठीक है, इनको मजबूत करो भाई, इनको मजबूत करो। कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन, इनको आप मजबूत करो, ताकि जिन लोगों को नीड है उन लोगों को इस स्कीम में पार्टिसिपेट कराया जा सके, उनका कार्ड बनवाया जा सके, उसको मजबूत करो आप। उसके बाद है ये जो एम्प्लॉयमेंट गारंटी MG नरेगा में थी, उसको इंश्योर करो, इसको हटाओ मत। ठीक है, ये चीज है। फाइनेंसिंग का भी प्रोविजन एडिक्वेट करो कि भाई मतलब इसमें ट्रांसपेरेंसी लेकर आओ बजट एलोकेशन में। ऐसा ना हो कि अपोजिशन रूल स्टेट हो, वहां पर उनको फंड नहीं मिल पा रहा है, ये प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। उसके बाद मॉनिटरिंग भी रोबस्ट आपकी होनी चाहिए, ताकि इनकी जो ग्रीवांस है, समस्याएं हैं, वो सॉल्व की जा सके। करप्शन हो रहा है तो उसको कैसे निपटाओगे, ये सब चीजें होनी चाहिए। उसके बाद है मार्केट लिंकेज करो आप। इस स्कीम के थ्रू छोटी फैक्ट्री यूनिट तो लगा दिए, बट उसका प्रोडक्ट सेल भी तो हो, उसके लिए मार्केट भी तो लिंक करो इसको। ठीक है, ये सब भी। इंक्लूजन की अप्रोच भी रखो आप, कोई छूटे ना, खासकर। ठीक है, इंक्लूजन खासकर वो, ठीक है, SC ST, ठीक है, SC ST वुमेन्स, ये छूटे ना। इनकी जगह कोई ऐसा ना हो जो जिसको जरूरत नहीं है वो भी बेनिफिट उठा रहा है, तो ये लोग छूटे ना। तो ये तो हो गए। अब इसमें एक कंक्लूजन बना देना, अच्छा सा कंक्लूजन में क्या है यही लिख देना, बीबी जी राम जी बिल है ना, ये रिप्लेस करेंगे MG नरेगा को, और इसमें लिख देना कि किस तरीके से हम इसको ज्यादा होलिस्टिक बना सकते हैं, ताकि हम ज्यादा से ज्यादा रूरल एरिया में एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सकें, और उनको मतलब क्या है कि उनके अपलिफ्टमेंट में फायदा हो सके। मतलब एक ऐसा 30 से 35 वर्ड का एक कंक्लूजन बना देना। ठीक है, बात समझ में आई है? तो ये हालांकि मॉडल आंसर है, मॉडल आंसर में देखो ये कंक्लूजन काफी ज्यादा होता है, बट रियल एग्जाम में देखो इतना लिखना नहीं होता है ना, तो इतना हमारे पास टाइम होता है ना स्पेस होता है, इतना लिखो जाओगे तो एक पन्ना भर जाएगा। ठीक है, तो कंक्लूजन काफी शॉर्ट लिखा जाता है, और काफी मतलब पॉजिटिव कंक्लूजन लिखा जाता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पहला क्वेश्चन इसका, मेंस का। अब आगे देखते हैं। हम्म एक और क्वेश्चन है इसमें, सेकंड देख लेते हैं। देखो सेकंड क्वेश्चन क्या था, ये देखो। हम्म एग्जामिन इंटरलिंकेज, ये देखो इंटरलिंकेज बिटवीन किसके बीच में, एयर, वाटर एंड सॉइल पोल्यूशन इन इंडिया, एंड इवेल्युएट द इंटीग्रेटेड एनवायरमेंट गवर्नेंस फ्रेमवर्क। मतलब इस क्वेश्चन में है कि भाई एयर पोल्यूशन, एयर, वाटर एंड सॉइल, ये तीनों पोल्यूशन लिंक कैसे हैं, ये अलग नहीं है, ये लिंक है, मतलब एक दूसरे से जुड़े हैं। मतलब एयर पोल्यूशन हुआ तो वो सॉइल को भी इम्पैक्ट करेगा, ठीक है, वाटर को भी इम्पैक्ट करेगा, सॉइल पोल्यूशन हुआ तो एयर को भी इम्पैक्ट करेगा। मतलब ये लिंक है, ये अलग नहीं है। बस यही क्वेश्चन है, और ये किस तरीके से इन तीनों प्रॉब्लम को एक साथ देखना है और सॉल्व करना है, ताकि ओवरऑल जो पोल्यूशन की प्रॉब्लम है वो सॉल्व की जा सके। बस यही क्वेश्चन है इसमें से। देखो समझो, यहाँ समझते हैं। MG नरेगा वाला था, ये देखो, यहाँ देखो, यहाँ पर वही जो क्वेश्चन में था उसी टाइप का इंट्रोडक्शन बनाओगे इसमें से, कि मतलब ये जो एयर वाटर सॉइल पोल्यूशन है ना, ये आइसोलेटेड नहीं है, ये लिंक है, ये इंटरलिंक है। तो मतलब इनको हमें एक साथ देखना है। ठीक है, ये लिंक है, अलग नहीं है। देखो कैसे, तो अब ये हेडिंग बनाओगे कि इंटरलिंकेजेस बिटवीन एयर एंड सॉइल पोल्यूशन।
क्या है। इंट्रोडक्शन में ये बात भी लिख देना, मतलब ऐसे होलिस्टिक इन्वायरमेंट गवर्नेंस, मतलब हमें होलिस्टिक तरीके से देखना पड़ेगा, तभी हम ये पोल्यूशन की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। मतलब ये इंट्रोडक्शन हो गया लगभग वही 30-35 वर्ड का। ठीक है, अब देखो जरा। तो पहला क्या है। हम्म फर्स्ट क्या है, एटमॉस्फेरिक डिपोजिशन एंड वाटर पोल्यूशन। देखो, मान जैसे भाई एयर पोल्यूशन हुआ तो भाई देखो, सल्फर डाइऑक्साइड SO2, NOx, पर्टिकुलेट मैटर, ब्लैक कार्बन, ये सब ये क्या होंगे, ये सेटल हो जाएंगे लैंड पे, वाटर बॉडीज पे सेटल हो जाएंगे, जमा हो जाएंगे। अब देखो भाई, अब ये जमा हो गए तो obvious सी बात है, मान लो ये वाटर पे जमा हो गए, तो भाई एसिडिफिकेशन करेंगे ना वाटर का, वाटर एसिडिक हो जाएगा। अब वाटर एसिडिक हो गया तो क्या एक्वेटिक लाइफ को खराब करेगा कि नहीं, उनको नुकसान पहुंचाएगा, सिंपल सी बात है। ठीक है, अब जैसे मान लो कि फैक्ट्री से, ये जो गाड़ियों से ये जो धुआं निकल रहा है, ये जो धुआं निकल रहा है, तो इसमें से क्या ये इंडो गंगेटिक प्लेन्स पे जो भी हमारी रिवर्स हैं, लेक्स हैं, इनको खराब कर रहा है ना भाई। इन्हीं का धुआं तो ये सब NOx SO2 ये सब जमा हो रहे हैं, ठीक है, उसी पानी पे, सॉइल पे, तो obvious सी बात है इनको नुकसान तो पहुंचाएगा ही। उसके बाद देखो नेक्स्ट, एयर टू सॉइल ट्रांसफर। एयर से मिट्टी में, सॉइल में कैसे चले जाएंगे भाई, यही पार्टिकल है तो मिट्टी में बैठ जाएंगे ना। जो हैवी मेटल्स, परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट, PM 2.5, 10, ये सब क्या है, ये मिट्टी में जमा हो जाएंगे। अब ये मिट्टी में बैठ जाएंगे तो मिट्टी कैसी हो जाएगी, अनफर्टाइल हो जाएगी, प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगी, सिंपल सी बात है। वाटर टू सॉइल, अब यहाँ पर देखो, अगर वाटर पोल्यूशन हुआ तो सॉइल को कैसे नुकसान पहुंचाएगा, ये देखो जरा, वाटर टू सॉइल कंटेमिनेशन। देखो समझो, अब भाई क्या है कि अगर वाटर पोल्यूशन हुआ, पोल्यूटेड वाटर, जैसे अनट्रीटेड सीवेज, इंडस्ट्री का वेस्ट, इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट, ये मिट्टी में गया, मतलब किसान फार्मर की खेत में चला गया, ठीक है, अनट्रीटेड है, तो भाई ये जहरीला पानी है। इसमें बहुत सारे मतलब केमिकल हैं, ये तो आपकी फसल को भी खराब कर देगा, मिट्टी तो खराब हो ही जाएगी, अब जो थोड़ी बहुत फसल ग्रो होगी वो भी खराब ही होगी, जहरीली फसल होगी, तो ये सॉइल को खराब कर देगा। उसके बाद है सॉइल टू वाटर। सॉइल टू वाटर कैसे, अब मान लो मिट्टी में बहुत सारे, सॉइल टू वाटर, मिट्टी में बहुत सारे पोल्यूटेंट आ गए, बहुत सारे पोल्यूटेंट आ गए, और वो रेन हुई, रेन के थ्रू बह बह के, रेन के थ्रू बह बह के, रेन के थ्रू बह बह के, ठीक है, तो ये एक वाटर बॉडी है, यहाँ पर चले गए, तो यहाँ पर क्या होगा, यूट्रोफिकेशन देखने को मिलेगा, यूट्रोफिकेशन देखने को मिलेगा, ठीक है, ठीक है, यूट्रोफिकेशन एंड एल्गल ब्लूम, मतलब यहाँ पर बहुत सारा एल्गल ब्लूम, एल्गी प्रोड्यूस हो जाएगा, जिससे यहाँ पर क्या हो गया, ऑक्सीजन की डिफिशियंसी हो जाएगी, ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, और जो एक्वेटिक एनिमल है, जो मछलियां वगैरह है, ये सब मरने लगेंगे यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, हेल्थ एंड इकोसिस्टम लिंक। अब हमारे हेल्थ को कैसे इम्पैक्ट करेंगे ये देखते हैं। देखो, हेल्थ को कैसे इम्पैक्ट करेगा भाई, आप जहरीली, ठीक है, गैस को इनहेल करोगे, जहरीली हवा में सांस लोगे तो ऑब्वियस सी बात है, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम, कार्डियोवास्कुलर डिसीज, ये सब डिजीज होगी ना, बिल्कुल होगी भाई। अब दिल्ली में देख लो, ठीक है, अगर दिल्ली में जो सिगरेट नहीं भी पी रहे हैं, और वो अगर दिल्ली की हवा में सांस ले रहे हैं, तो मान लो कि वो एवरेज 12 से 15 सिगरेट के बराबर उनको नुकसान हो रहा है, ठीक है। तो इतना पोल्यूटेड एयर होगी तो फिर तो ऑब्वियस सी बात है, ये हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम तो होगी। उसके बाद क्या है, एग्जाम्पल जैसे ये हैवी मेटल समझो, ये सब माइनिंग वगैरह से निकलते हैं, और ये सब जाके वाटर बॉडीज में चले जाते हैं, सॉइल को खराब करते हैं, ठीक है, एयर पोल्यूशन को इंक्रीज करते हैं, ठीक है, तो ये सब प्रॉब्लम होती है। देखो सारी चीज लिंक है ना, सॉइल, एयर, वाटर, ये सारे पोल्यूशन लिंक हैं, मतलब एक साथ होलिस्टिक अप्रोच लोगे तभी ये मतलब सॉल्व होगी। एक को सॉल्व कर दो ऐसे, भाई एक तो सॉल्व होने वाला नहीं, अकेले एक चीज नहीं सॉल्व हो सकती, ये सबको सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। तो क्या हमारी अप्रोच है, लिमिटेशन इन करंट सेक्टोरल अप्रोच इन इंडिया। देखो,
अप्रोच हमारी क्या है, मतलब क्यों ये हम प्रॉब्लम को सॉल्व कर क्यों नहीं पा रहे हैं, ये क्यों इतना पोल्यूशन हो रहा है। पहले तो हमारे ना ये देखो फ्रेगमेंटेड रेगुलेटरी इंस्टीट्यूशन है, मतलब यहाँ पर देखो सीपीसीबी सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड अलग काम करता है, स्टेट का पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड अलग काम करता है, ये सब अलग अलग काम करते हैं, इनके अंदर कोई कोऑर्डिनेशन ही नहीं है। तो एक तो ये प्रॉब्लम है, ठीक है। उसके बाद देखो नेक्स्ट, देखो नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है, वीक इन्फोर्समेंट एंड मॉनिटरिंग। मतलब सर ये मान लो सीपीसीबी ने सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने बताया कि भाई इतना फाइन पड़ेगा, अभी वो फाइन ही नहीं मानते हैं ये लोग, और ये सब धोखाधड़ी करते रहते हैं कंपनियां, और ये सब एफ्लुएंट को बहाती रहती हैं रिवर में। तो एक तो ये मॉनिटरिंग में नहीं है, फाइन भी बहुत ही कम पड़ती है इन पे, और मॉनिटरिंग भी उतना अच्छा नहीं है, हम मॉनिटर भी नहीं कर पाते कहाँ से एक्चुअली पोल्यूशन की प्रॉब्लम स्टार्ट हो रही है, पॉइंट सोर्स भी आइडेंटिफाई करने में प्रॉब्लम है, तो ये एक प्रॉब्लम है। पॉलिसी गैप है, देखो पॉलिसी गैप क्या है, एयर पोल्यूशन का एयर एक्ट अलग है, वाटर एक्ट अलग है, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट अलग है, एयर एक्ट 1981, वाटर एक्ट 1974, ठीक है, ये इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट ये अलग है। तो ये सब अलग अलग हैं, और एक साथ ये काम ही नहीं करते भाई, प्रॉब्लम एक साथ है और ये एक्ट अलग अलग बने हुए हैं, तो ये एक प्रॉब्लम है। तो इनको सबको मिल के काम करना चाहिए। और एक और चीज प्रॉब्लम है, अर्बन सेंट्रिक फोकस। हम ज्यादातर बात क्या कर रहे हैं, दिल्ली में पोल्यूशन है, शहरों में पोल्यूशन है, भाई रूरल एरिया की तो बात ही नहीं कर रहे हैं हम ज्यादातर, ठीक है। थोड़ी बहुत बात होती है कि रिवर की, गंगा को क्लीन करना है, यमुना को क्लीन करना है, शहरों में पोल्यूशन, अरे रूरल एरिया में भी सॉइल खराब हो रही है, उसकी बात नहीं करते हैं। देखो सॉइल कंटेमिनेशन एंड रूरल वाटर क्वालिटी ये इतनी खराब हो गई है, इसके बारे में भी तो ध्यान दो, ये एक प्रॉब्लम बनी हुई है। आगे देखो, तो चाहिए क्या हमें, कैसे सॉल्व कर सकते हो, नीड फॉर इंटीग्रेटेड इन्वायरमेंटल गवर्नेंस फ्रेमवर्क, मतलब आप इंटीग्रेटेड अप्रोच अपनाओ, ठीक है, सारी मिनिस्ट्री एक साथ बैठे और उस हिसाब से मतलब पॉलिसी बनाए, इंटीग्रेटेड अप्रोच होनी चाहिए, ठीक है। मतलब जैसे एयर क्वालिटी का डाटा है, वाटर क्वालिटी, सॉइल कंटेमिनेशन क्यों हो रहे हैं, ये सब एक साथ मिल के पॉलिसी बने, यूनिफाइड स्टैंडर्ड परमिटिंग, यूनिफाइड स्टैंडर्ड आप बनाओ, ठीक है, सबको एक साथ देखो। ऐसे सिंगल फ्रेगमेंट करके देखोगे तो फिर कुछ नहीं होने वाला, ठीक है, ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। नेक्स्ट है देखो, स्ट्रेंथनिंग इंस्टीट्यूशन कोऑर्डिनेशन, मतलब ये जो जितने हैं सीपीसीबी, एसपीसीबी, ठीक है, इन सबको मजबूत करो, इनकी कैपेसिटी बिल्डिंग करो, इनको डिसीजन मेकिंग की पावर मजबूत करो, ठीक है। देखो रियल टाइम डेटा को ट्रैक करो, ये इंटीग्रेटेड मॉनिटरिंग एंड डेटा प्लेटफॉर्म, डेटा रियल टाइम डेटा को कलेक्ट करो, ये सारे, तभी तो आप पॉलिसी बना पाओगे ना, डेटा ही नहीं होगा आपके पास तो क्या करोगे, ठीक है। लाइफ साइकिल एंड सोर्स अप्रोच, ठीक है, सोर्स क्या है इस पोल्यूशन का, ये देखो पहले सोर्स क्या है पोल्यूशन का, ये सोर्स को आइडेंटिफाई करो, जनता के बीच में भी अवेयरनेस फैलाओ, आप फार्मर को एजुकेट करो कि भाई आप ये पराली मत जलाओ, स्टबल मत जलाओ, ठीक है। इंडस्ट्री ये जो फैक्ट्रियां चलाते हैं इनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए भाई, कि हमें ये जो हम सीवेज ये जो बहा देते हैं रिवर में, ये सब ना करें, तो लोग भी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले, तभी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है, डिफोरेस्टेशन ना हो, ठीक है। तो ये सब एक साथ अगर करेंगे तभी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है, नहीं तो अलग अलग देखेंगे तो नहीं होगी। तो एक बढ़िया सा कंक्लूजन बना के लिख देना कि मतलब ये सब एक साथ सारी प्रॉब्लम को जैसे मतलब ये देखो ऐसे इंटीग्रेटेड इन्वायरमेंटल गवर्नेंस फ्रेमवर्क, एक इंटीग्रेटेड इन्वायरमेंटल गवर्नेंस फ्रेमवर्क बनाओ, सारे मिनिस्ट्री मिल के बैठे और डिसीजन ले, उस हिसाब से ये प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है, ठीक है। तो ऐसा एक कंक्लूजन बना देना कि फिर इससे हम जो होलिस्टिक हमारा प्रॉब्लम को सॉल्व कर देंगे, और एक जो हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट चाहते हैं और एक क्लीन एनवायरनमेंट चाहते हैं, वो हम एक बेटर इंडिया बना सकते हैं, इस टाइप का कुछ पॉजिटिव कंक्लूजन के साथ इसको खत्म कर देना, ठीक। तो ये सारा आज का जो करंट अफेयर था, ठीक है, देखते हैं। हाँ, ये आज का जो करंट अफेयर है हो गया, यहाँ नोट बना लेना, ठीक है, आज का ये पूरा करंट अफेयर हो गया, ठीक है, यहाँ स्टूडेंट अपना नोट्स बना लेंगे। तो ठीक है, थैंक यू, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, ठीक है।